स्टार्ट करें ऑनलाइन भी सभी छात्रों तक। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी छात्र मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ऑनलाइन के छात्र अगर आप तक क्लास पहुंच गया है तो चैट अभी ऑन हो जाएगा और उस चैट में अपना अटेंडेंस भी दर्ज कराइए और ये भी बताइए कि ऑडियो वीडियो ठीक है या नहीं है। उसके बाद हम शुरू करेंगे। आज से हम क्या प्रारंभ कर रहे हैं? विश्व भूगोल, थोड़ा विषय का परिचय देंगे और विश्व के मानचित्र के बारे में थोड़ा सा जानना शुरू करेंगे। तो जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं, ऑनलाइन में भी शायद कोई नया बैच भी शुरू हो रहा है, तो मेरा नाम सचिन अरोड़ा है और मैं आप लोगों के लिए विश्व भूगोल से क्लास प्रारंभ कर रहा हूं। विश्व भूगोल की परीक्षा में क्या महत्व है, ये सारी चीजें अभी क्लास के दौरान आएंगी। ये क्लासेस अभी लगभग 20-22 क्लास चलेंगी विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल की 20-22 क्लास चलेंगी। उसके बाद आएगा भारत भूगोल। भारत भूगोल में थोड़ी ज़्यादा क्लासेस लगती हैं क्योंकि उसमें से हमारे मुख्य परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये रहेगा। विश्व भूगोल कहाँ पे यूज़ होने वाला है? विश्व भूगोल यूज़ होगा हमारा प्रीलिम्स में भी होगा और मेंस में भी होगा। ज़्यादा इसकी उपयोगिता इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी काम आएगा। विश्व के जितने भी विश्व से जुड़े हुए आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं पर इसका उल्लेख होगा। तो ये कर लिया तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगी। और स्टडी मटेरियल इसका जो है विश्व भूगोल का, वैसे तो ज्योग्राफी में एनसीईआरटीज काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन विश्व भूगोल के लिए वो खंड बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो एक तो बुकलेट आपको दी गई है, केजीएस की जो बुकलेट है। तो जिन छात्रों को मिल गई अच्छी बात है, जिनको ऑफलाइन वालों को नहीं मिली है तो कलेक्ट कर लीजिए। और ताकि ये ना हो कि भाई मिली या नहीं मिली, तो उसके लिए हमने उसकी सॉफ्ट कॉपी डाल दी। ठीक है, एक तो बुकलेट की सॉफ्ट कॉपी रहेगी। उसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए भी आपको पीडीएफ मिलेगा। एक ये सपोर्टिंग पीडीएफ ये वाला रहेगा जो मैं क्लास में लिख रहा हूँ। ये जो मैं क्लास में लिख रहा हूँ ये रहेगा, और एक और पीडीएफ डाल दिया गया है। तो सभी लोगों के लिए, ऑफलाइन भी ऑनलाइन सब लोगों के लिए। ठीक है, तो सभी लोग ऑडियो वीडियो देख लेंगे। सर साइड बुक के लिए बता दीजिए। सभी लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए मत पूछिए। सर ऑप्शनल के लिए बुक बताइए। धुरंधर की स्टोरी भी बता सकता हूँ कहोगे तो। ठीक है, तो खाली सिर्फ क्योंकि चैट का अवसर है तो चैट करेंगे उसलिए नहीं है। पहली बात, चैट का उद्देश्य ये है कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है। सर क्लास रेगुलर होगी ना अब से? अरे इतना दुखी चल रहा है तो ये दुखी बेचारे लोग, अवसर है उसे छोड़ें अपने दुख को, बेचारगी को। क्लास रेगुलर होगी। सर जी बुक बताओ प्लीज। अब इसके बाद ये सवाल मत लिखना, बाकी लोग कहेंगे नहीं तो बता तो दिया, खून पिएगा क्या? ठीक है डन। कोई प्रश्न है सर? ब्लाइंड स्टूडेंट को वीडियो देखने, उसके आगे वो चैट आगे चला गया है। तो रिक्वेस्ट है, अभी प्रश्न नहीं पूछेंगे। अभी क्या करेंगे? ऑडियो वीडियो कंफर्म करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर, ये बहुत अच्छी बात की है यास्मीन ने। और बाकी बैच में शबाना कह रही इंडियन ज्योग्राफी कब से शुरू होगा? पता नहीं। धुरंधर 3 भी आने वाली क्या? क्या पता आ जाए। सर एक बार क्लास कर चुका हूं, दोबारा किया जाए क्या? फिल्म है, जब मर्जी देख लो, क्योंकि भूगोल तो एक ही बार आना है। हाँ जी, ऑडियो वीडियो, सिर्फ ऑडियो वीडियो के लिए मैं वेट कर रहा हूँ। ऑडियो वीडियो के लिए, उसके बाद आप सुनेंगे, मैं बोलूंगा। सर क्लास नोट से हो जाएगा। आपके घर में, आपके घर में 2 गायें हैं, बढ़िया दुधारू गायें हैं। ठीक है, खूब तंदुरुस्त हैं, सब कुछ है। सर अगर घर में 2 गायें हैं तो हमेशा क्या घर में दूध रहेगा? निकालोगे भी तो, या गारंटी होगी कि गाय खड़ी है तो इसलिए जो है दूध हो जाएगा? सर क्या इससे हो जाएगा? पढ़ोगे। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो, ऑडियो वीडियो दूसरे बैच में भी क्लियर हो गया। ऑल क्लियर तीसरे बैच में भी हो गया। ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए सर आप मार्क दिखाइए, मैं तैयार हूं। कैसे दिखाऊं?
मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या करने वाले हैं? यार ये बदला बदला सा लग रहा है इसका रूप। विश्व भूगोल शुरू करें तो किसके लिए पढ़ दें? यूपीएससी के लिए पढ़ दें? एक तो हो सकता है कि मैं विषय के बारे में बस बताता जाऊं, आपको मजा आता जाए, लेकिन बात यह है कि उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य क्या है? यूपीएससी। तो यूपीएससी अगर हमारा उद्देश्य है तो इसका सिलेबस देख लें। इसमें हमारे पास है विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक है। तो जो भी छात्र और छात्रा ये मान के चलते हैं कि जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तब मैं एकदम एकटक होकर देख रहा होता हूं और मैं कुछ लिखता नहीं हूं, कुछ नहीं करता हूं, उसके बाद ये मिलेगा, ये काम मत करना। ऐसे धुरंधर देखी जाती है ज्योग्राफी क्लास में, लिखते रहेंगे। सर ये तो बाद में मिलेगा ही मिलेगा, ये किसी काम का नहीं है जो मिलेगा। जितने भी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। पहला दिन है, जो भी चीज कह रहा हूं उसको लिखते चले जाइए। हाँ, उस तरह से नहीं करूंगा कि अनुच्छेद में डिक्टेट कर रहा हूँ, वो भी करके दिखा दूंगा जहां पे जरूरत होगी, लेकिन अभी जो है, जो बात हम कर रहे हैं वो काम की बात है। इसे लिखते रहिएगा। बहुत से लोग इस वर्ष परीक्षा नहीं दे रहे, अगले देंगे, उससे आगे देंगे, जब भी देंगे तो ये चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला तो है हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस क्लियरली बोलता है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। तो ये हमारा लक्ष्य हो गया। क्या मैं कह सकता हूं इस क्लास का एक उद्देश्य है? तो इस क्लास का उद्देश्य क्या है? इस पे महारत कर रखेंगे, तो ये हमारा लक्ष्य हो गया। इसके लिए कुछ हमारे पास साधन भी होने चाहिए। इस लक्ष्य को अर्जित करने के लिए साधन क्या है? एक तो आप क्लास अटेंड करेंगे, क्लास के नोट्स रहेंगे। तो जितने भी छात्र, सर कौन सी किताब लेनी, क्या होगा, कैसे होगा, सर सिलेबस भी नोट करना है क्या? अरे जो बता रहे हैं उसे कर ले। जितनी देर में चैट में समय बर्बाद किया उतनी देर में तो लिख लिया होता, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखिए, सिर्फ चैट करने के लिए नहीं, किसी और को बताने के लिए नहीं, यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये क्या है। तो क्लास नोट्स रहेंगे, क्लास नोट्स रहेंगे प्लस सप्लीमेंट्री मटेरियल, ये सब मैं देने वाला हूं। ये कौन देगा? ये शिक्षक देगा, ठीक है। और आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं, अपडेट एज पर ईयर ऑफ एग्जाम। मान लीजिए मैं आपको 2026 में पढ़ा रहा हूं और आप ये परीक्षा 2028 में दे रहे हैं, तो बीच में जो भी जानकारी होगी अपने नोट्स को क्या करते रहेंगे? अपडेट करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं कि केजीएस उसके बारे में अपडेट नहीं देता है। आपने देखा होगा कि वीडियो भी आते हैं, वीडियो आते हैं, और वीडियो पर हमारे पास क्या होता है? वीडियो में हम करंट अफेयर्स भी रखते हैं, उसके अलावा भूगोल से स्पेसिफिक भी रखते हैं। वो सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। सर नोट्स कितने पेज के बनाएं जिससे हम लोगों को दूसरे नोट्स ना पढ़ने पड़े, एक ही नोटिस में पूरा हो जाए? नाम याद रखना, दीपक कुशवाहा। दोबारा मैसेज भेजा तो परमानेंटली ब्लॉक कर देना, ठीक है। ध्यान दो दीपक कुशवाहा, अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो मैं काफी ध्यान देने वाला हूं, ठीक है। कितने पेज के नोट्स हों, ये वो है जो दहेज लेने से पहले हाइट भी बताएगा, उसका वेट भी बताएगा, उसकी साड़ी का रंग भी बताएगा, और बोलेगा दहेज में इतना मिलना चाहिए। मूर्खता बंद करो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। बाकी लोग भी पढ़ते हैं चैट कितने। अब एक बात बताइए, सबकी हैंड राइटिंग अलग होगी, सबका राइटिंग स्टाइल अलग होगा, अपडेट करने के बहुत सारे होंगे, कितने पेज का होगा, इसको चाहिए ये, तो बंद कर दो। नाम तुम्हारा नोट हो गया है। इस तरह से बहुत से लोग, और कहीं नाम हो नहीं रहा, लगे हाथ चैट में ही नाम कमा लें, वो बैठी हुई टेक्निकल टीम। तो यहां से जब काम की चीजें होंगी वो मिस हो जाएगा। डन। तो अपडेट हो जाएगा। अपडेट कैसे करना वो मैं बता के दूँ, वो मैं बता दूंगा, सिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या है? केजीएस की बुकलेट है जिसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। ऑफलाइन बच्चों को ऑफलाइन बच्चों को क्या मिलता है?
उनको मिलता है, बुक मिल जाती है, बाकियों को सॉफ्ट है, आपको भी सॉफ्ट कॉपी भी मिल रही है। बहुत काम की होती अगर इसकी एनसीईआरटी होती तो, बहुत काम की होती एनसीईआरटी अगर होती तो इसकी एनसीईआरटी में जो ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, छठी, सातवीं, आठवीं, अब ये कैसे उपलब्ध है? ये फोटोकॉपी के रूप में दिल्ली में उपलब्ध है। आप अपने आसपास जिस भी शहर में अगर आप पता करना चाहें तो मिल जाएंगी। तो उसमें हमारे पास विश्व भूगोल का खंड था, नए में हटा दिया गया है, तो न्यू में नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में नहीं, ठीक है। तो जब मेरे पास एनसीईआरटी नहीं तो मुझे कुछ काम करना होगा, तो वो काम मैंने कर दिया, चलेगा? चलेगा। और इनके अलावा दो बहुत ज्यादा प्रभावी जो हमारे पास साधन है, एक है एटलस, दूसरा है समाचार पत्र। ठीक है सर, मेरे पास नोट्स हैं सारी एनसीईआरटी के। तो अमित कुमार, अब तो आईएएस रैंक बन बन गए होते अब तक, काहे उसका अचार डाल दो। ठीक है, तो एटलस हो गया, समाचार पत्र हो गया, ये आपका विश्व। इसके बाद जो है सर, और कौन सी किताब पढ़नी, क्या पढ़ना है, इसके परे कुछ नहीं पढ़ना, ये हो जाएगा। इसमें क्लास तो आई रहे, क्लास मिस नहीं करेंगे, ये मटेरियल अपडेटेड रहेगा, आपके पास सारा आता रहेगा। ये स्थाई है, एक बार छप गया है वही रहेगा, बट ये चेंज होता रहेगा जो आपके पास आएगा। एनसीईआरटी आपको लेनी, एनसीईआरटी आपको ले लेनी है। तो कितने लोगों के पास छठी, सातवीं, आठवीं पुरानी एनसीईआरटी है? तो उसे पढ़ लेंगे, उसे पढ़ लेंगे। जब आप छठी, सातवीं, आठवीं करेंगे तो उसमें एक एक महाद्वीप के बारे में है, छोटा छोटा है, और मेरे साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरे साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, डन। तो ये हुआ हमारा। अब इसमें नोट मेकिंग पे भी बात कर लेता हूं। नोट मेकिंग, तो सभी लोग ब्लैंक शीट्स पे काम करेंगे। जितने भी लोगों के पास रजिस्टर है, रूल्ड शीट है, वो रूल्ड शीट जब खत्म हो जाए रजिस्टर तो बंद कर देना, क्योंकि एग्जाम में ब्लैंक शीट ही आएंगी। अगर आपके पास ऐसा रजिस्टर है जिसमें ब्लैंक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसमें जब आप अपने ज्योग्राफी के नोट्स बनाते हैं, तो मान लीजिए आपने राज्य व्यवस्था के नोट्स बनाए, वो कैसे बनाते हैं आप? इस तरह से जो भी आपको श्रुतलेख मिलता है वो आप लिखते हो, ठीक है। ज्योग्राफी के नोट्स ऐसे नहीं बनेंगे। ज्योग्राफी के नोट्स में आप ये हिस्सा खाली छोड़ेंगे, इस पर लिखेंगे अपडेट। क्या लिखेंगे? अपडेट। तो जिस भी छात्र को ऐसा लगता है कि भाई चीजें बदल गई और मेरे नोट्स, यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर मैं 2024 वाले नोट्स को अपडेट करूं, क्या करूं, नहीं रखना है, नए बनाऊं। तो पहली बात, 24 में क्लास कर चुके हैं, 24 में क्लास आप ही की तरह की थी, ये सोचकर यार मैं आईएएस देने वाला हूं, करूंगा। 24 में सीरियस नहीं थे, इसलिए 26 तक तो आ चुका है, तो 2 साल तो जा चुके हैं, अब 27 में देंगे। अब सवाल ये आ रहा है कि भाई 24 का क्या करूं। तो आपके साथ भी ऐसा होने वाला है, जब आप 28 में दोगे तो आप भी किसी से पूछ रहे होगे कि सर 26 वाले यूज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो अगर मैंने कोई नोट्स बना रखे हैं और आज मार्च 2026 में हॉर्मूज की जल संधि इंपॉर्टेंट हो गई, तो क्या मैं अपडेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो उसका प्रावधान रखने से होता है, ये लचीलापन होता है, इन्हें रनिंग नोट्स कहा जाता है, जो अपडेट हो जाए। जितने भी सिलेक्टेड छात्र हैं, सब लोगों को बताना चाहता हूँ, सब लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी सिलेक्टेड छात्र हैं उनका ये मानना है कि जो भी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाया गया, लिखवाया गया, वो हमारे बेस नोट्स थे। क्या थे? बेस नोट्स थे, वो आधार था। लेकिन जब वो बेस नोट्स तैयार हो गए, जैसे जैसे हम तैयारी कर रहे थे, अखबार में कुछ आया, वो आया, उनको हमने उसमें जोड़ा और उनके निचोड़ से हमने अपने क्रिस्प नोट बनाए। क्रिस्प नोट कब बनते? परीक्षा से जस्ट पहले बनेंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? बेस नोट बना रहे हैं। जैसे घर में मम्मी ने दाल ली और दाल को सीटी लगा के दाल उबाल दी, बस
अभी क्या है, उसको कोई तड़का नहीं लगा है, दाल में कोई स्वाद अभी कुछ गया नहीं है, अभी सिर्फ क्या किया हुआ है, बस उबाल के छोड़िए। तो कोचिंग संस्थान क्या करेगा, अभी उबाल के वो दाल आपको देगा। उस पर चीजें किसने डालनी है, आपने डालनी। तो करंट अफेयर्स में और हम भी अभी तक की चीजें भी डालेंगे। तो पहला काम, जैसे आप नोट्स को, जो किसी छात्र या छात्रा ने लिखा सर नोट से हो जाएगा, दाल को वैल्यू ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और वैल्यू ऐड किस तरह से करेंगे, बदलते परिप्रेक्ष्य में अगर यूपीएससी नई तरह के सवाल पूछ रही है तो उसमें डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा। तो अगर आप यहां पर ये सोच के साथ बैठे हुए हैं कि मुझे परीक्षा पास करनी है, तो मेरा मैसेज आप तक जा रहा है, वरना तो वो चलता ही रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को बुक नहीं मिला है, कोई बुक बता दीजिए। अब ये रोना शुरू होगा, ये भाई कोई बचा लो, दिला दो, ये वो। तो आपको क्या करना है, आपके ऑनलाइन वाले छात्रों को अपनी ऐप को समझना है। अपनी ऐप में जहां वीडियो होता है उसके साथ एक कंटेंट का भी टैब होता है, उसमें आपको मिल जाएगी। सर टाइम मैनेजमेंट के लिए थोड़ा बढ़ा बता दीजिए, जितने भी लोग ये वाला खेला कर रहे हो टाइम मैनेजमेंट के लिए बता दीजिए। सुबह नहाने के बाद कंघी करनी है, पूजा करनी है, बंद कर दो चैट, बाकी लोग भी इनको जवाब दे दो, प्लीज फोकस करिए। ठीक है, अपडेट के लिए एक्स्ट्रा चिट लगा लेगा ये, पहले ये चिट लगाएगा, फिर चिट बढ़ते 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 बहुत बड़ी चिट हो जाएगी, उसके बाद वो चिट गिर जाएगी और फिर इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये चिट चैट बंद करो, और तुम ये क्यों फ्लैश लगा के मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो ये बताओ। रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है, तुमने कहा लगे हाथ हम सिनेमा ही बना रहे, मुझे रिकॉर्ड कर रहे हो किसी और को कर रहे हो, ये भी हो सकता है। अब अपना घर बसा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई वो नौकरी मिले ना मिले इस उम्मीद में कि छोकरी मिल जाएगी। हाँ जी, बाकी लोग। रूली कह रही है सर पीडीएफ मिल गया बुकलेट में, भाई मैंने खुद ही चेक किया है, मैंने खुद ही चेक किया, पीडीएफ मिल भी रहा है और दिखा भी दूं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ चैट के लिए चैट नहीं करेंगे। पहला तो आपका पेज साइड में आप ही ने किया हुआ है, ये काम आप दो और विषय में कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक समझदारी वाली एडवाइस दे रहा हूं, एक राज्य व्यवस्था, क्योंकि पॉलिटी बहुत करंट आता है, और दूसरा अर्थव्यवस्था, ये दो में। ठीक है, भूगोल की तरह से एक और विषय है पर्यावरण, भूगोल पर्यावरण के नोट्स भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो ये आपके लिए सुझाव है, ये इतिहास के लिए नहीं कह रहा हूं, ये संस्कृति के लिए नहीं कह रहा हूं, उनमें ये काम नहीं करेंगे। एथिक्स में भी ऐसा बना रहे हो कि जगह छोड़ के बैठे हो, एक दिन अपडेट आएगा, नहीं आएगा। जो जिस विषय के लिए जरूरी है उसकी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, डन। उसके बाद जो हमारे नोट्स होंगे, हमारे नोट्स में कुछ लिखा होगा, और ज्यादा नोट्स किस में होंगे, चित्र में होंगे। ठीक है, हमें आदत किसकी है, हमें आदत है चरस की, अब मिलेगी विस्की। नशा दोनों में है, रिजल्ट दोनों में है, लेकिन सर यहां पर कम लिखा है, यहां पर ज्यादा लिखा है, क्या चीज है, ये दोनों लक्ष्य है या माध्यम है, माध्यम है। तो माध्यम से प्यार नहीं करना है। हर विषय का अलग अलग शैली हो सकती कि नहीं हो सकती। इतिहास पढ़ा रहा हूं तो उस शैली में पढ़ाऊंगा, भूगोल पढ़ा रहा हूं तो भूगोल की शैली में पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, इस तरह से बनाने हैं, जो चिट पर्ची, लाल रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का, अच्छा लगता है दहेज बना रहे हो, मतलब आपकी शादी हुई दहेज में इतना सारा लेके गए मटेरियल चिटों के साथ, ये मैंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, देखो लाल रंग का, नीले रंग का, और ये चिट भी है, वहीं पे वो छोड़ के चली जाएगी कि भाई ये तो ये पगला है, ये आगे क्या करने वाला है, अब न जाने कितनी कितनी चिट में तो जिंदगी चलाएगा। तो फिर से कह रहा हूँ, नोट्स कौन से नोट्स हैं ये, अधिकांश मुझे याद है, मेरा एक छात्र है वो पास हुआ, तो मैंने कहा ये क्या बकवास लिखा है, किसी उत्तर में उसने कुछ गड़बड़ लिखी थी। मैंने कहा कहाँ से, कौन सी कोचिंग का लिख दिया तूने ये। बोला सर अब इतने अटेम्प्ट हो गए, अब तो ये भी नहीं पता कौन से वाले की पड़ी थी, अलग अलग ने बताया सबने, तो आखिर में तो मेरे बुद्धि का विकास तो सबका समग्र होता है कि नहीं होता है। सर ये तो मैं भी मान रहा हूँ, मैंने कहीं से किताबी लिख दिया है, ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, बट सर अब कह नहीं पाऊंगा कि कहाँ से लिया। तो सभी लोगों से कहना चाह रहा, स्कूल में परीक्षा होने वाली थी, आपने कुछ पेज के नोट्स लिखे, उसी से परीक्षा आ गई, वो स्कूल में संभव है। यूपीएससी में हर दिन नदी से पानी बहता जा रहा है, वही पानी दोबारा नहीं आएगा, आप वो छात्र नहीं रहोगे जो इस क्लास से पहले थे। तो हर क्लास के साथ आपकी बुद्धि का विकास होता जा रहा है, नई नई चीजें जुड़ती जा रही हैं। तो इसकी अप्रासंगिकता बता रहा हूं कि इसी नोट से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, आईएएस बन जाओगे, जब अपने नोट्स देखोगे बोलोगे ये तो बहुत ही आसान वाले हैं,
इनसे तो मैं कहीं आगे आ गया हूं। तो इस चीज के लिए अपनी सोच को बढ़ाइए। तो पहला ये हो जाएगा, नोट्स आपके ऐसे रहेंगे, क्लास में लिखेंगे, जो भी क्लास में हो रहा है वो लिखेंगे, जो पूछना है वो भी आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमने अपडेट डाला, ये कहां से डाला? ये न्यूज से डाला। मान लीजिए आप YouTube या KGS की बुकलेट से ले रहे हैं, वो भी चलेगी, वो भी चलेगी। नोट्स क्लियर हो गए? इसके बाद एक बहुत काम की चीज है जो हमारी वर्कबुक बनेगी। वर्कबुक का मतलब अभ्यास पुस्तिका। अभ्यास पुस्तिका मतलब उसी में सारे अभ्यास हम करने वाले हैं। वो क्या है? उसके लिए अलग नोटबुक है। वो नोटबुक नहीं है, वो छपी हुई बुक है। सो एटलस को क्या करना है? एटलस को खराब करना है। जितना संभव हो किस में लिखेंगे? एटलस में लिखेंगे। कब लिखेंगे? कुछ मेरे साथ लिखेंगे क्लास में और कुछ घर जाकर। ठीक है? घर जाकर जितना काम करेंगे, वर्कबुक वही है। तो फिर तो एटलस खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जो आपने उसमें काम कर दिया, अब वो एटलस आपके दिमाग में डाउनलोड हो जाएगी, भूगोल दिखने लगेगा। डन? तो आपके पास क्या रहने वाला है? एक तो नोटबुक रहेगी, ठीक है, एक नोटबुक रहेगी, दूसरी क्या रहेगी? एटलस। कौन सी एटलस है? एक बार ये दिखा दीजिए। आपके पास, आपके शहर में ऑक्सफोर्ड मिल रही होगी, ऑक्सफोर्ड ले लीजिए। ओरिएंट ब्लैक स्वान मिल रहा, ओरिएंट ब्लैक स्वान, वो भी ऑक्सफोर्ड है, वो भी जरा पास कर दो। ये अलग अलग कवर हैं। ये मत पूछिएगा सर गुलाबी वाली लेनी, हरे वाली लेनी, नीले वाली लेनी। एटलस एटलस होती है। ठीक है सर, हिंदी वाली लूं कि अंग्रेजी लूं? विश्वास कीजिए, ईरान, हिंदी में भी ईरान है, अंग्रेजी में भी ईरान है। ठीक है, कई बार क्या हुआ है, हिंदी को करने के चक्कर में एटलस के प्रकाशक ने कई स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कर दी हैं। तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में मुझे एटलस समझ नहीं आया, ये देखने की चीज है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, जो भी हो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों के पास ये वाली एटलस है जो संस्थान द्वारा ऑफलाइन छात्रों को दी जाती है, इस एटलस में कुछ काम के मानचित्र मिसिंग है। तो अगर आपने एटलस अभी नहीं खरीदी है तो वो आप ले लीजिए। ठीक है, डन। तो ये कंटेंट और नोट मेकिंग के लिए क्लियर हो गया सभी लोगों को? सिलेबस भी क्लियर हो गया? इस पर अगर कोई प्रश्न है तो अब पूछें। कोई प्रश्न इसमें? कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने पहले क्लास कर ली, जिन्होंने पहली क्लास कर ली है, अब वो दोबारा क्लास कर रहे हैं। तो अब उनके पास क्या है, पिछला कुछ लिखा हुआ है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब आप आए हैं तो वो सारी चीज दोबारा लिख लीजिए। ऑनलाइन के छात्र भी, ऑफलाइन के छात्र भी, जो भी है वो सारी चीज दोबारा करेंगे, दोबारा करेंगे, वो एज इट इज रहने वाली। ठीक है, तो आप यूं समझिए कि आप जो है अपने शारीरिक शक्ति को बनाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और आप जो है कसरत करने के लिए आए। आपने 2 साल पहले कसरत कर ली थी, आज अपनी शारीरिक शक्ति बनाना चाहते हैं। सर मैं तो 2 साल पहले कर चुका हूं, आज दोबारा से करूं या बस बाकी सब कर रहे होंगे मैं 2 उंगली हिला लूंगा? आपको पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं? तो सभी लोग, आपका समय का भी उपयोग होगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि जिन छात्रों ने पहले की है वो क्लास में बढ़कर भागीदारी करके अपनी समस्या, अपनी चुनौतियां लेकर आए। आपके प्रश्नों से औरों की भी मदद होगी। बट प्रश्न कैसे? सर कितने रंग का होना चाहिए, चिट लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न विषय आधारित होंगे तो अच्छी बात होगी। डन? कोई प्रश्न नहीं है? यहाँ पर ऑक्सफोर्ड सर पहले का एटलस चलेगा, 2020 के बाद का कोई भी एटलस, 2020 के बाद का कोई भी एटलस हो चल जाएगा। सर एटलस वर्ल्ड का लेना है या इंडिया का? सवाल सुना आपने, कितना गहरा सवाल है। बेटिया एटलस में दोनों आते हैं, एक के साथ एक फ्री है, ऐसा सोचो। तो अगर उसमें फंसे तो गड़बड़ हो जाएगी। डन? वापस, ये क्योंकि पहली क्लास है इसलिए इतना सारा वो कर रहे हैं कि आगे ये वाली बातें ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं भूगोल विषय के परिचय पर। तो यूपीएससी की तैयारी में भूगोल कहां पे पूछा जाएगा? GS 1 में पूछा जाएगा और GS 3 में पूछा जाएगा और प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। तो इसकी परीक्षा की भूमिका ये भी लिख रहा हूं, आप चाहें तो इसको पक्का नोट्स कर लीजिए, परीक्षा में भूमिका क्या है। पहली बात तो मैं बता दूं, भूगोल और पर्यावरण ये एक ही साथ रखे जाते हैं। भूगोल व पर्यावरण एक ही साथ रखे जाते हैं, और प्रीलिम्स में
प्रीलिम्स में हर वर्ष 25 से 30 प्रश्न इससे आ रहे हैं। प्रीलिम्स में 25 से 30 प्रश्न इन दोनों के साझे उसमें आ रहे हैं। बहुत समय तक मैं दोनों ही चीजें पढ़ा रहा था, अब मैंने सिर्फ भूगोल कर दिया है क्योंकि उतना समय नहीं मिल पाता। हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी में भी पढ़ाता हूँ, फिर क्लासेस को उतना न्याय नहीं कर पाऊंगा। बट भूगोल में कई जगह पर, यहाँ पर भी भारत के भूगोल में भी कई पर्यावरणीय मुद्दे भी मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। उन्हें कैसे करना उन पर भी बात करेंगे। सर ये कम भी तो हो सकता है, तो ये कम नहीं हो सकता, ये हर वर्ष 25 से 30 प्रश्न आएंगे आएंगे, गारंटीड है। क्योंकि जो आईएएस की जो परीक्षा है, यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज एग्जाम की परीक्षा है, इसमें एक और परीक्षा को जोड़ दिया गया है। वो क्या है? फॉरेस्ट सर्विस। तो वन सेवा का भी प्रीलिम सेम है, और वन में जैव विविधता, पर्यावरण, इस पे प्रश्न पूछना जायज बात है। तो आपके 30 प्रश्न तो यहां से आएंगे ही आएंगे। तो ये एक ऐसा है कि इसमें निवेश कर लिया तो बहुत अच्छा निवेश है। छात्र मुझसे पूछते हैं कि सर कुछ सीमित पढ़ना है या ज्यादा पढ़ना है? मैं कहता हूं हाई वैल्यू चीजें पढ़ें। किसे पढ़ें? हाई वैल्यू चीजें, जिनमें से निवेश के करने से हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्राप्त हो, तो इसलिए ये काम हो जाए। अब मैं कहूं आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी जरा पक्का करके चले जाओ। प्रीलिम्स में आएगा नहीं, मुख्य परीक्षा में पूछा नहीं पूछा, वो एक ही सेक्शन है, वहां पर एक दो प्रश्न आ जाएंगे, दैट्स इट। वो भी आप समाचार पत्रों से कर जाएंगे, वो भी आप समाचार पत्रों से कर जाएंगे, और साक्षात्कार में भी बेसिक ही चीजें आएंगी, बेसिक ही चीजें आएंगी। तो उस पर समय लगाने की जगह ज्यादा समय किस पे लगना चाहिए? हाई वैल्यू चीजों पर, जो आपके रिजल्ट देंगे। प्रीलिम्स पास होगा तभी तो मेंस देंगे। तो हाई वैल्यू एरिया ये है। उसके बाद आते हैं हम जीएस, अब आते हैं हम मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में बच्चों जीएस 1 में आपके पास विश्व व भारत का भूगोल आता है। इसमें आपको 80 से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 80 से 100 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, ठीक है। और यहां पर आ गए हम जीएस 3। जीएस 3 में आता है बच्चों कृषि, जैव विविधता, और थोड़ा बहुत आपदाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र यहां पर आता है। इसमें हमारे पास 60 से 75 अंक के प्रश्न यहां आएंगे। तो जीएस 1 और 3। अब मैंने कई शिक्षकों को देखा है कि अपना विषय को बड़ा बताने के लिए वो भूगोल को क्या कहेंगे, भूगोल में यहां पर 150 नंबर का आएगा और यहां पर भी 150 नंबर आएगा। मैं कम से कम मान के चल रहा हूं कि भाई इससे कम तो नहीं आएगा। तो हम बात कर रहे हैं कम से कम यहां पर 150 से लेकर 200 अंक के करीब हमें मुख्य परीक्षा में भूगोल से आएंगे। ये अच्छे स्कोरिंग एरिया होते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अंक ज्यादा मिलते हैं, स्कोरिंग एरिया है, इसको करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके निबंध व साक्षात्कार में भी भूगोल पर्यावरण के मुद्दों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जिनमें ये क्लास काम आने वाली है, जिनमें ये क्लास काम आने वाली। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। तो परीक्षा में भूमिका क्या है, ये भी क्लियर हो गया। ये एक भोला यादव है, आप लोगों ने कोई ग्रुप बनाया, इसको इस ग्रुप से निकाल दिया जाए परमानेंटली। भोला यादव ये ग्रुप बना रहा है, होना चाहिए नेता, और पहुंच गया भोला यादव, ब्लॉक और डिलीट। डन, ये भी क्लियर हो गया। तो अब इसमें करंट की कैसे बात होती है? समसामयिक मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। समसामयिक मुद्दे इन दोनों विषयों से जुड़े हुए हैं, तो जो आपके प्रश्न आएंगे वो करंट से भी जुड़ेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे? तो जब केजीएस ने अपना पहला बैच जब लॉन्च किया था, ठीक है, तो मैं विश्व भूगोल की क्लास ले रहा था। 2 दिन पहले टर्की में भूकंप आया था। तो मैंने क्लास शुरू ही इससे की कि टर्की में भूकंप आया है,
आइए विश्व भूगोल को हम कैसे देख सकते हैं वो। टर्की में भूकंप आया फरवरी 2023 में, टर्की सीरिया में भूकंप आया, एनातोलिया में फॉल्ट था, 50,000 लोगों की जाने गई। इसी तरह से 2024 में जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। 23 में भूकंप आया, क्लास में बात की, क्या आ गया 2024 में तुर्की भूकंप पर, भूकंपीय क्षेत्र पर प्रश्न पूछे गए। तो पहली बात, बहुत से छात्रों को डर लगता है कि सर समसामयिक मुद्दे करंट अफेयर्स का मैं क्या करूं, लगता है कि नहीं लगता है। आप यूं समझिए, करंट अफेयर्स तो आपका दोस्त है। आपको इतिहास में क्या प्रश्न पूछेगा, आपको राज्य व्यवस्था में क्या प्रश्न पूछेगा नहीं पता है, करंट अफेयर्स तो पर्चा लीक कर रहा है। करंट अफेयर्स तो आपको अंदाजा दे रहा है कहां से प्रश्न आएगा, कहां से प्रश्न आएगा। तो प्रश्न आएगा, मुझे लगता है ईरान, इजराइल, यूएस का युद्ध से आना चाहिए। ये 2026 का मुद्दा है। पेपर कब बनेगा? पेपर जनरली मार्च एंड तक बनता है। पेपर कब तक बनता है? मार्च एंड तक। प्रीलिम्स की जो बात कर रहा हूं, तो मार्च तक अगर आपने कर लिया, उसके आगे करंट अफेयर्स की चिंता नहीं करनी चाहिए। और कब तक का करंट अफेयर्स ले रहा है वो? 1.5 साल का ले रहा है। किसका ले रहा है? 1.5 साल का। आगे बढ़ जाए तो 2 भी, 2.5 भी कर लेता है, बट वो 2-2.5 कब करता है? अगर वो मुद्दा आज तक चला आ रहा है, अगर वो मुद्दा आज तक चला आ रहा है तो हो सकता है, आज तक चला आ रहा है तो हो सकता है। तो 2026 में अब प्रश्न ही आता है, सर ये तो बहुत बड़ी चीज है, तो इसमें क्या प्रश्न आएगा। तो पहली बात तो इसको प्रीलिम्स की तरह से देखते हैं, प्रीलिम्स की तरह से देखते हैं। इस पर आ सकता है मानचित्र आधारित प्रश्न आ सकता है। क्या आएगा? मानचित्र आधारित प्रश्न। सर वो कैसे आ सकता है? ये हमारा फारस की खाड़ी, ठीक है, ये हमारा लाल सागर है। कौन सा सागर? लाल सागर। ये क्या है? फारस की खाड़ी। और यहां पर बच्चों ये हमारा भूमध्य सागर है। और यहां पर है इजराइल, यहां पर है ईरान, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ सकता है? ईरान की राजधानी है तेहरान, तेहरान पे भारी बमबारी हुई। तो प्रश्न क्या आ सकता है? तो प्रश्न जो पिछले वर्षों का अगर आपने नहीं देखा है, तो इनमें से कौन सा देश भूमध्य सागर को छूता है, नहीं छूता है? इनमें से कौन सा देश फारस की खाड़ी को छूता है, नहीं छूता है? इनमें से कौन सा देश कैस्पियन के, ये जो सागर है, इस सागर को क्या कहते हैं? कैस्पियन के तट को छूता है, नहीं छूता है? एक ये हो गया प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? इन देशों को घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप जमाइए, विपरीत जमाइए, वो क्रम में पूछ सकता है। दो चीजें पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? यहां से बच्चों कर्क रेखा जाती है। क्या जाती है? कर्क रेखा कौन से देशों को छू रही है? पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? प्रीलिम्स की बात करो, केवल प्रीलिम्स की बात करो। अब जो तैयारी कर रहा है, अब आप सोचिए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते करते आप बोर हो जाते हैं, आप थक जाते हैं, आपस में दो दोस्त बैठे हैं, चल एक काम करते हैं, सवाल बनाओ। और सवाल के लिए कहां से बनाएंगे? ये खेलने की किताब है, वर्कबुक है, कहां पर है, क्या है? इनकी राजधानियों को क्रम में लगवा सकता है कि नहीं लगवा सकता? पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात सभी लोग, पहला प्रश्न तो ये आ गया। दूसरा है, अभी यहां पर विश्व का सबसे बड़ा गैस का भंडार है, गैस का भंडार है, जो दो देश आपस में बांटते हैं। ईरान उत्तरी भाग लेता है, जिसको वो नॉर्थ पार्स कहता है, और जो कतार का है वो उसे साउथ डोम कहता है। ये सबसे बड़ा गैस का भंडार है। इस पर इजराइल और यूएस ने हमला किया, और पलट कर उसने भी किया, तो ये न्यूज में है। यहीं पर एक द्वीप है, खर्ग द्वीप, खर्ग आइलैंड, ये न्यूज में है। और हॉर्मूज तो न्यूज में है ही, हॉर्मूज तो न्यूज में है ही। और यहां से इजराइल लेबनान पे बमबारी कर रहा है, तो लेबनान भी न्यूज में हो गया कि नहीं हो गया? बात हो रही है, अगर यहां से तेल नहीं आ सकता तो यहां से लाइए लाल सागर,
तो लाल सागर में यहां पर एक जल संधि आती है, बाबल मंडप। बाबल मंडप वो भी हो सकता है, ये प्रश्न बन गए। तो आपसे कह सकता है कि इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के बारे में इन्हें मैच करिए 1 2 3 4। सवाल जायज है कि नहीं? हर एक चीज पे नहीं करेंगे, बट जो चीज समय में चल रही है उसको करना चाहिए। बेसिक वाले सवाल है, आसान वाले सवाल। ठीक है। इसी में एक और चीज कर सकता है वो, तीसरा प्रकार का सवाल जो है, थर्ड प्रकार। एक तो आपसे देश पूछ लिया, एक तो आपसे देश पूछ ली, एक आपसे विशिष्ट स्थान पूछ लिए। ठीक है। थर्ड आपसे पूछ सकता है कि भाई तेल की ही तो मार है, तेल से जुड़े उत्पादन के आंकड़ों पर प्रश्न पूछ सकता है। तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन? तेल का सबसे बड़ा भंडार कौन? ये जो हॉर्मूज है, ये विश्व के कितना तेल यहां से निकलता है? 20% तेल यहां से निकलता है। तो ये सारी चीजें कहां है? समाचारों में चलती जा रही हैं, ये हमारे साथ। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये कहां पर लिखेंगे? आपके नोट्स में दाएं में जगह बची हुई है, तो अपडेट कर सकते कि नहीं कर सकते? तो ये हुआ पहला। कहां पे पूछा? प्रीलिम्स में। अब कहां आ गए? मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा। ठीक है। मुख्य परीक्षा में क्या सवाल आएगा? मुख्य परीक्षा में भी अगर इसी विषय को रखना है तो क्या सवाल आएगा? इस युद्ध का विश्व की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या प्रभाव होगा, ये बताइए। जायज सवाल है। विश्व की ऊर्जा सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव होगा? क्या मुख्य परीक्षा में पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? क्या ये पूछ सकता है, क्या ये पूछ सकता है कि ये जो जीवाश्म ईंधन आधारित, जीवाश्म ईंधन आधारित जो ये तेल पर हमारी ऊर्जा आवश्यकता है, इसकी जगह नवीकरणीय ऊर्जा का महत्व बताइए। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? स्वाभाविक है, पूछ सकता है। ठीक है। उसके बाद इसका भू राजनैतिक प्रभाव क्या होगा? इस घटना का भू राजनैतिक या भू आर्थिक प्रभाव क्या होगा? ठीक है। अब कई लोग ऐसे देख रहे हैं, हो सकता है, सही बोल रहा है। मैं कई सालों से बोल रहा हूं, मैं सही ही बोलूंगा। अभी आपके दिमाग में प्रश्न पैदा करने की क्षमता नहीं है, उसका उदाहरण दे रहा हूं। तो आप बना लो इन्हीं को, साथ साथ में यहीं पे प्रश्न लिखते रहे, ताकि अगले जो भी मुद्दे बन रहे हैं उस पे आपके पास भी तो सृजन की क्षमता आनी चाहिए। सबसे फिर से अनुरोध कह रहा हूं, विपुल चौधरी 115 रैंक है इस बार का, केजीएस हिंदी में उसका शायद 40 मिनट का एक वीडियो डाला है, इंटरव्यू, प्लीज सुन लीजिए, सभी हिंदी माध्यम जरूर सुनिएगा। ठीक है। सर इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स से पूछ सकता है, समाज से पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? अब आप साक्षात्कार में पहुंच गए। कहां पहुंच गए? साक्षात्कार में पहुंच गए। और आपसे कहता है कि इसमें भारत का जो इस युद्ध पर स्टैंड है, क्या आपको सही लगता है, गलत लगता है, भारत की भूमिका क्या है, इसका विश्लेषण करिए। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है? कहां से जुड़ा? समसामयिक मुद्दे से। एक उदाहरण के थ्रू बताया है कि अपने नोट्स को अगर आपको अपडेट रखना है तो किस तरह करेंगे। और एक और चीज बता दूं, बहुत से छात्रों को यही चिंता रहती है कि सर करंट को कैसे रखें। अब आपकी विश्व भूगोल की किताब में सारा करंट अफेयर्स साथ साथ में जुड़ता चला जाएगा, क्योंकि वो किसी ना किसी स्थान से तो जुड़ा होगा कि नहीं जुड़ा होगा। मान लीजिए कोई पर्यावरणीय मुद्दा हो गया, अभी हमने देखा नटांस पे इसराइल ने मारा, नातान्स पे इसराइल ने मारा, तो ईरान ने भी उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास डाल दिया। तो क्या न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर खतरों के लिए हम विश्व कितना प्रिपेयर्ड है, वो सवाल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बहुत सारी चीजें बन जाएंगी, साथ साथ में करते चले जाएंगे। ठीक है। डन। क्लियर हो गया? तो ये काम कब से शुरू करेंगे?
जो भी समाचार पत्र सुन लो, ज्यादा नहीं करना है, एक करेंगे। मान लीजिए आज 4-5 टॉपिक मिल गए आपको, तो 4-5 के टॉपिक की अभी क्षमता नहीं। अभी क्या है, बच्चे हैं तो नन्ना कदम उठाएंगे, एक उठा लेंगे। एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा जो चल रहा होता है उसको रखेंगे, और एक क्या रखेंगे, एक राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा है उसको रख लेंगे, चलेगा। बस उतना भर काम करना और कुछ नहीं। सब पॉलिटी से रिलेटेड और आईआर से, जो बता रहा हूं बेटा अभी उसको सुन लो, ठीक है। जो बता रहा हूं पहले उसको सुन लो, उसके बाद ये सारी चीजें आपके सवाल क्लास के साथ साथ खत्म होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समसामयिक मुद्दों का समावेश कैसे करना है, क्लियर हो गया। और विश्वास कीजिए, एक तरह की मसल है, और अगर आपको इस पे डाउट है तो अभी 25 क्लास 20-25 क्लास तो विश्व भूगोल चल ही रहा है ना, रोज डालते रहो, मेरे साथ कर लो। अगर आप में परिवर्तन नहीं आता क्लास के बाद, छोड़ देना उस काम को, तो बहुत सारी चीजें बदल जाए। सर डाउन टू अर्थ पढ़ सकते, पहले ये पढ़ो, जो है जितनी चादर उतने पैर रखेंगे। अभी तो समाचार पत्रों में ईरान चल रहा है, ईरान हो जाएगा। अब एक बात बताइए मुझे, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और मुझे बताइएगा, ईरान की खबर क्या एक ही दिन में खत्म हो जाएगी? वो तो रोज बन रही है, तो क्या रोज उसी पे करेंगे? सर एक बार तो बन गया ना वो, अब तो अगर उसमें कुछ खास हुआ तभी तो हम ऐड करेंगे। अब ये चल रहा था, ईरान का सब कुछ चल रहा था, ईरान इजराइल, ईरान इजराइल, ईरान इजराइल। अचानक आया कि ईरान ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है, उसने हिंद महासागर में 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया पे मिसाइल मार दी। ये नया जुड़ गया, तो अब मैंने क्या कर दिया, एक नया बिंदु डाल दिया, डिएगो गार्सिया द्वीप, डिएगो गार्सिया द्वीप। अब ये करंट में बन जाता है, ये करंट में बन जाता है। और कैसे होगा जब मैं उस पर बात करूंगा। अभी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं कि अभी विश्व भूगोल बहुत समझे नहीं है, तो जब विश्व में हम खुद डिएगो गार्सिया तक पहुंचेंगे तो आपको अच्छा वो भी था, वहां से कनेक्ट भी है, और उसके बारे में मैं बता दूं, चलेगा, ठीक है। सर मुझे कोई कुछ बताता ही नहीं, प्राची तिवारी बंद कर दो, ठीक है कोई बात नहीं। अब कोई ना बताएगा ना पूछेगा, ना सिर है ना दर्द है, जीवन अच्छा चलेगा, ठीक है। डाउट पूछिए जो आपके भूगोल से रेलिवेंट है। तो ज्योग्राफी क्या है सभी लोग लिखेंगे। अब विषय का परिचय दे देते हैं। वैसे तो कुछ छात्र जो हैं यहाँ पर भौतिक भूगोल कर चुके हैं, बट मैं विषय का परिचय देना चाहता हूं। भूगोल मेरी तरह से परिचय, ठीक है। तो किताबों में क्या लिखा है, ये ग्रीक भाषा के शब्द जियो और ग्राफी से बनता है। जियो मतलब पृथ्वी, ग्राफी मतलब वर्णन, इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। ये सब किताबों में पढ़ते हैं, ना ग्रीक हमें समझ में आता है ना लैटिन में समझ में आता। सर जी साथ में पीपीटी दें, रफीक खान हटा दो, ठीक है। इसने कुछ नहीं लिखना है, साथ में पीपीटी दें, फिर क्या करेगा, दहेज, इसको ये पीपीटी चाहिए, कुछ नहीं करेगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने ना बने, पीडीएफ और पीपीटी कलेक्टर जरूर बन जाएगा। रद्दी कलेक्टर तुम्हें बनने का शौक है, मुझे बनवाने का शौक नहीं है। जो काम की चीज है उसे ले लीजिए, काम की चीज है उसे ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ये किताबी चीजें हैं, ये नहीं पूछने वाला जियो और ग्राफिया क्या है। ये जरूर हो सकता है इरेटोस्थेनीस ने आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है, वैसे इन्होंने केवल शब्द दिया है। मेरे लिए जो परिभाषा है मैं वो लिखवाना चाहता हूं, तो सभी लोग परिभाषा लिखेंगे। पृथ्वी की सतह का मानव के आवास के रूप में अध्ययन भूगोल कहलाता है। सभी लोगों से, ऑनलाइन के छात्रों से रिक्वेस्ट है, चैट में समय व्यर्थ ना करें, लिखें। डन। तो किसी ने कहा स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको अंग्रेजी में जब कहा जाता है तो सरफेस ऑफ अर्थ ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब मैं ये, अगर भूगोल की परिभाषा ये है, तो क्या परिभाषा मुझे भूगोल की विषय वस्तु भी देगी कि नहीं देगी? भूगोल क्या पढ़ता है? तो पृथ्वी की सतह किससे बनी है, जल्दी से बताइए, पृथ्वी की सतह किससे बनी है?
पृथ्वी की सतह किस चीज से बनी? हाथ खड़ा करके, ऐसे मुंह में, लिथोस्फीयर। ये कह रहे हैं चट्टानों से बनी। बनी कि नहीं बनी? चट्टानों से बनी कि नहीं बनी? यही सवाल अगर मैं मछली से पूछता, ये क्लास अगर मछलियों की चल रही होती तो मछली कहती पानी से बनी, और यही क्लास अगर गिद्धों की चल रही होती, मैं गिद्ध से कहता पृथ्वी की सतह किसकी बनी हो, बोला वायु की बनी। तो ये तो हम मूर्ख मानव जो चट्टानों पे रहते हैं, हम कहते पृथ्वी की सतह क्या है, चट्टानों से बनी है, तो इसकी विषय वस्तु वही होगी जिससे ये बनी है। तो एक काम करते हैं ना, पृथ्वी की सतह बना ही लेते हैं। ये हमने बना ली, यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है। मैं किस पर खड़ा हूं? स्थल पे खड़ा हूं, तो मुझे निश्चित रूप से 1 नंबर पृथ्वी की सतह स्थल है। बट पृथ्वी का केवल 30% हिस्सा ही तो स्थल है, उसके अलावा क्या है? जल भी है। दूसरा क्या है? जल, पृथ्वी की सतह। और एक और बात बताइए मुझे कि क्या इसमें अगर वायु ना हो तो आप और मैं या कोई भी जीवन संभव है? तो हमारे पास तीसरा क्या है? वायु। 3 चीजों से बनी। अब हमने इनको क्या बना दिया? इनको हमने एक नाम दिया मंडल। क्या किया? मंडल। मतलब सारे स्थल को अगर मुझे एक ही डब्बे में डालना हो तो उसको मैंने क्या कह दिया? मंडल, स्फीयर। अंग्रेजी में स्थल मंडल को क्या कहा? लिथोस्फीयर। और जल मंडल, इसे क्या कहा? हाइड्रोस्फीयर। और वायुमंडल, इसे क्या कहा? एटमोस्फीयर। डन? सभी लोग मेरे साथ? अब होगा क्या कि हाँ सर समझ में आ रहा है। समझना नहीं है, अभी बताया था। क्या चीज बताई थी? नोट्स ऐसे होंगे, चित्र भी बनाना है ना, वो चित्र भी तो बन रहा है, वो दिमाग में छप रहा है ना। वो आप सोच रहे हैं कि सर अब समझा चुके, अब हमें डिक्टेट करेंगे। ये तो एक ही बार में हो गया, परिभाषा कर रहे हैं, परिभाषा साथ साथ में नोट भी बन गया, डायग्राम भी बन गया। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो ये साथ साथ में बन गया। तो 3 मंडल हो गए। तो पृथ्वी की सतह क्या है? 3 मंडलों से बनी हुई सतह है। क्या सतह है? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। किसने बनाया? मैंने, आपने, या प्रकृति ने? प्रकृति ने बना दिया। पृथ्वी ग्रह ने जन्म लिया और पृथ्वी ग्रह की कई प्रक्रियाओं से पृथ्वी ग्रह का स्थल बना, जल बना और वायु बना। फिर धीरे धीरे दशाएं अनुकूल हुई तो पृथ्वी पर क्या आ गया? जीवन भी आ गया। क्या आ गया? जीवन भी आ गया। अब अगर ये क्लास अगर जूं बैठकर कर रही होती, जूं क्या होती है? सिर में जो जूं हो जाती है। तो इस क्लास में सारी जूएं बैठी हैं, बड़ी जूं मैं हूं, ठीक है, खून पीकर बैठे हुए मजे से। हाँ भाई ये बताओ पृथ्वी की सतह क्या होती है? तो क्या कहेंगे? खोपड़ी। वो तो यही कहेंगे कि नहीं, खोपड़ी। तो पृथ्वी की सतह बदल गई है। क्या आपको पता है प्रवाल भित्ति आपने सुना है? प्रवाल भित्ति क्या होता है? एक कैल्शियम कार्बोनेट का चट्टान होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टान को कौन बनाता है? एक छोटा सा जीव होता है, समुद्री जीव होता है, पोलिप होता है, वो बनाता है। वो अपना खोल बनाता है। अब उस खोल के ऊपर शैवाल आकर रहते हैं। क्या रहते हैं? एल्गी आकर रहते हैं। अगर शैवाल से पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह क्या है, वो बोलेगा कैल्शियम का खोल। तो एक और मंडल बन गया है। वो कौन सा मंडल है? जैव मंडल। इसको क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। पृथ्वी ने जीवन को जन्म दिया, धीरे धीरे ये हो गया। तो भूगोल किसका अध्ययन है? पृथ्वी की सतह का अध्ययन है। पृथ्वी की सतह में 4 खंड हो गए, तो भूगोल किसका अध्ययन हो गया? लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर। आप बिगिनर हो चाहे एडवांस स्टूडेंट हो, पुराने हो नए हो, सबके लिए इससे सरल तो नहीं हो सकता। भूगोल की परिभाषा इन 4 चीजों से बनी। ये चारों चीजें किसने बनाई? प्रकृति ने बनाई। हमें इसे पढ़ना होता है। इसे और इसके अलावा कुछ और नहीं है, यही भूगोल समाप्त हो जाता है।
लेकिन लेकिन यहां पर मनुष्य कहां आया? मनुष्य कौन से मंडल में? जल्दी बताइए। स्थल मंडल में मनुष्य। मनुष्य स्थल मंडल का हिस्सा है। हम तो जैव मंडल का हिस्सा है ना। हम तो जैव मंडल का हिस्सा है। सभी लोग क्या हैं? हम जैव मंडल का हिस्सा है, तो हम इसी में गिने जाने चाहिए। परिभाषा ऐसा करती है, पृथ्वी की सतह के बाद इसका एक विशेष उल्लेख कर देती है मानव। तो परिभाषा ने एक और चीज डाल दिया। चार तो ये हो गए, इसको पांचवा सदस्य कर दिया। क्यों कर दिया? ये तो जैव मंडल में ही था। तो जैव मंडल तो ठीक है, दुनिया में देश ठीक हैं, दुनिया में देशों के राष्ट्राध्यक्ष ठीक हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पगला है। उस पगले का अलग से मेंशन करना पड़ता है। अभी हम डोनाल्ड ट्रंप पे बात कर रहे थे, बात है मानव की। मानव सबसे बड़ा पगला है। इसने इस पृथ्वी के सारे मंडलों के साथ छेड़खानी करके उनको भारी रूप से प्रभावित किया है। और क्योंकि भूगोल पृथ्वी की सतह को पढ़ता है, पृथ्वी की सतह आज प्राकृतिक सतह रह ही नहीं गई। ये तो आप यहां पर आकर बैठे हो, क्लास है, यही 1857 में यहां पे जंगल था। 1857 में दिल्ली में यहां पे जंगल था जहां पे एक क्लास चल रही है। तो अगर मुझे पृथ्वी की सतह पढ़नी है, पृथ्वी की सतह तो मानव जो है विकृत कर देता है, तो जंगल तो हट गया ना यहां से। यहां पर क्या चल रहा है? कंक्रीट का जंगल हमने बना दिया। तो जिसे पृथ्वी की सतह पढ़नी हो, तो इतने बड़े कलाकार को तो इज्जत देनी पड़ेगी कि नहीं देनी? क्योंकि ये मानव की पृथ्वी का जो सबसे बड़ा बदलने वाला वो है, तो ये जो है हमारा मानव का आवास, ये पांचवी चीज इसमें डाली गई। तो भूगोल किसे पढ़ने वाला है? पांच चीजों को, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और मानव। तो अगर मुझे विश्व का भूगोल पढ़ाना है, आपको विश्व का भूगोल पढ़ाना है, तो मैं क्या पढ़ाऊं? सर यही पढ़ाओगे? भूगोल तो भूगोल ही रहेगा, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। और अगर मुझे बिहार का भूगोल पढ़ाना है, तब कुछ चेंज करूं कि नहीं? तब भी यही रहेगा सर। क्या बदल गया? विश्व की जगह अब बिहार पर आ गया, बस इतना ही बदला, और कुछ नहीं बदला। और बिहार, बिहार क्या केवल गंगा के नदी का मैदान है, या बिहार पे बिहार के लोगों ने चीजें बदल दी हैं? बदल दी हैं, तो मुझे वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिलेबस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सिलेबस में क्या दिया हुआ है? विश्व का भौतिक भूगोल। मैंने क्या शब्द का प्रयोग किया? भूगोल। भौतिक तो बोला ही नहीं मैंने। तो भौतिक जो शब्द है वो किसके लिए यूज होता है? प्राकृतिक के लिए। तो अगर मैं इन चारों को पढ़ता हूं, इन चारों को पढ़ता हूं, तो ये क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल। और अगर मैं मानव निर्मित, प्रभावित पृथ्वी की सतह को पढ़ता हूं, तो वो क्या कहलाएगा? मानव भूगोल। सभी लोग मेरे साथ। भूगोल का परिचय। भूगोल पृथ्वी की सतह का है, लेकिन सतह मानव निर्मित, मानव प्रभावित भी है और प्राकृतिक भी है। जब तक प्राकृतिक पढ़ रहा हूं तो क्या है? भौतिक भूगोल। जैसे ही मानव का पढ़ा तो क्या हो गया? मानव भूगोल। कौन सा आसान है पढ़ना और पढ़ाना? भौतिक या मानव? भौतिक या मानव? सर आईएएस बनना बस सर, जब फिर भी पूछ रहा हूं, लॉजिक लगाना है प्रश्न में। आपके दिमाग, आपकी सोच का टेस्ट हो रहा है, ऐसा नहीं आपके मूड का टेस्ट ले रहा हूं। कौन सा पढ़ना और पढ़ाना आसान होगा? भौतिक पढ़ना और पढ़ाना आसान होगा, क्यों? क्योंकि भौतिक प्रकृति के नियम हैं। भौतिक प्रकृति के नियम है। तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्पित होगा, फिर चाहे ये तापमान भारत में हो, सऊदी अरब में हो, चाहे कनाडा में। ठीक है, लेकिन मानव का कोई एतबार नहीं। मानव भूगोल बदल जाता है, आज कुछ कह रहा है, कल कुछ कह रहा है। वो कह रहा है कि हमारी ईरान से बात चल रही है, अगले 5 दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा। ईरान कह रहा, पगले किससे बात कर रहा है? कहां पे आजकल यूट्यूब पर या
ऐसे एआई से तो बात नहीं करने लग गया आजकल। कुछ लोग होते ना, मेरी बात सुनो तो डोनाल्ड ट्रम्प खेलते खेलते कर रहा है, भाई हमसे तो बात हो नहीं रही। तो वाकई में बात हो रही है ईरान की या यूएस की, या नहीं हो रही है? आप कह रहे हो नहीं हो रही है, क्या पता ईरान भी झूठ बोल रहा। आप तो सिर्फ डोनाल्ड को ही झूठा समझ रहे हैं। युद्ध चल रहा है भाई। मैं क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं मेरी बात चल रही कि नहीं चल रही? मेरे लोगों का हौसला टूट जाएगा। ईरान जो खड़ा हुआ है यूएस के खिलाफ, तो उनके लोग भी साथ में खड़े हुए हैं, उनके देश पे भारी बमबारी हो रही है। अगर उनकी सरकार ने कह दिया हम बातें कर रहे हैं, तो लोग भी तो एक बार को उनका विश्वास टूट जाएगा कि अब हमारा मसीहा कौन? फिर यूएस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जब बात हो जाएगी, पिछली बार बात करते करते के बीच में उसने अटैक कर दिया, तो हम नहीं देना चाहते। समझदारी वाली बात है कि? तो अब ये पता नहीं, लेकिन फिर से बता रहा हूं, पश्चिमी विक्षोभ आया है, इसलिए उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में ठंडक आ गई है। जब बारिश होगी तो ठंडक आएगी। तो किसके नियम फिक्स हैं? भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल को पढ़ना आसान है, ये किताबों में दिए हुए हैं, ये नियम है, ये वैज्ञानिक भी है। ये क्या है? वैज्ञानिक भी है। लेकिन मानव भूगोल क्या है? मन मर्जी है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये सबसे ज्यादा परिवर्तनशील है। हमारी किस्मत क्या पूछा है हमसे सिलेबस में? क्या पूछा है? मुझे मत देखो, भौतिक लिखा हुआ है ना, तो हमें तो विश्व का भौतिक करना है। लेकिन आईआर में, जियो पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में हमें किसको डील करना पड़ेगा? मानव को भी करना पड़ेगा। थोड़ा मानव मैं भी करा दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे आएगा विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। तो वितरण तो प्रकृति ने कर दिया था। कर दिया था कि नहीं कर दिया था? तो विश्व का सबसे बड़ा तेल का भंडार किसके पास? वेनेजुएला के पास। लेकिन वो निकाल ही नहीं पाता है। उसका कारण क्या है? मानवीय कारण। क्या आपको पता है भारत के सबसे ज्यादा खनिज संसाधन कौन से राज्य में? झारखंड में। झारखंड में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है। तो झारखंड क्या सबसे धनी राज्य है? तो क्या दिक्कत हो गई? मानव कारक गड़बड़ है, मानवीय कारक गड़बड़ है। भौतिक कारक तो बहुत अच्छे थे। तो भौतिक कारकों को जो रूप देता है वो कौन होता है? वो मानव होता है। जब छात्र मुझसे लिखते हैं कि सर क्या इस नोट से पास हो जाएंगे? नोट्स क्या है? भौतिक पदार्थ। एग्जाम कौन देगा? नोट्स देंगे आप देंगे? मानवीय कारक। क्या आप उसको एक अनुशासित रूप में तैयार कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वो ठीक है। तो ये हुआ हमारा भौतिक भूगोल। उसके बाद जब भौतिक हो जाएगा तो मैं मुख्य प्राकृतिक संसाधनों के वितरण और उद्योगों पर भी आऊंगा। ये थोड़े से हमारे उससे जुड़े हुए किससे? मानव भूगोल से। डन। विषय का परिचय हो गया। इस पर कोई प्रश्न है तो पूछिए। सर क्या इन्वायरमेंट में जो चेंज आया है इसका कारण ये युद्ध हो सकता है? देखो कैसी कैसी बात करते हैं बेटा, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो तुम उस लेवल पे हो कि सर इसमें इंडिया के मैप आएंगे या वर्ल्ड के मैप आएंगे। तो पर्यावरण है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं वो मेरा पर्यावरण। पर्यावरण की परिभाषा, जो मैं नहीं हूं वो मेरा पर्यावरण। अब इस पर्यावरण में अगर जहरीली गैस डालोगे तो प्रभाव होगा कि नहीं होगा? अगर तेल को आग लगाओगे तो प्रभाव होगा कि नहीं होगा? तो कितना गहरा गूढ़ सवाल पूछा है। सर क्या इस युद्ध से पर्यावरण को प्रभाव होगा? अगर आप ये भी नहीं समझ पाए, अगर आप ये भी नहीं समझ पाए तो बहुत गड़बड़। घर में पापा ने गुस्से में आकर एक थप्पड़ जड़ दिया, पर्यावरण ने मैं पे आघात कर दिया, अंदर तक की पर्यावरण हिल जाती कि नहीं हिल जाती? सर क्या इस युद्ध से पर्यावरण पे प्रभाव होगा? सुनो, बाकी लोग भी पढ़ते हैं, फिर लगता कितना चंपक सवाल पूछा बे। और उस चंपक सवाल का मेरे पास नंदन जवाब होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है सर। जिनकी परीक्षा पास नहीं होती ना, वो शराब के लिए ऐसे कहते हैं, शराब मेरे जीवन का मूल आधार। तो शायरी करना कम करें। जो मैं हूं वो मैं हूं, और जो मैं नहीं हूं वो क्या है? मेरा पर्यावरण। लेकिन सर मैंने पढ़ा था हमारे चारों तरफ का आवरण पर्यावरण। हाँ हाँ, जो पढ़ लिया पढ़ लिया। जो मैं कह रहा हूं उसे गलत तो नहीं कर सकते ना। तो जब भी डाउट हो कि क्या इससे पर्यावरण प्रभावित होगा कि नहीं,
तो सोच लो मैं और मेरे बाहर की चीज उससे प्रभावित होगा या नहीं होगा। अभिषेक प्रताप सर बुक बता दीजिए, इसीलिए रिकॉर्डिंग होती, अच्छी बात है, नहीं तो ये सवाल आते ही रहेंगे। हाँ जी, अब हम कहां पर आ गए? विषय भी हो गया, भूगोल भी हो गया, चारों मंडलों के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो हमें विश्व भूगोल में क्या पढ़ना होगा? स्थल मंडल पढ़ना होगा, वायुमंडल पढ़ना होगा, क्या पढ़ना है? जल मंडल पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? जैव मंडल। वही सब वैज्ञानिक है, ठीक है। या उत्तर अमेरिका पढ़ना है, दक्षिण अमेरिका पढ़ना है, अफ्रीका पढ़ना है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है, यूरोप पढ़ना है, एशिया पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो विश्व भूगोल में क्या पढ़ना है? तो पढ़ना तो सब है सर, पढ़ना तो सभी कुछ है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कायदे से विश्व भूगोल क्या है? विश्व भूगोल तो विश्व के बारे में जानकारी। अगर मैं आपको क्लास में बता के जाऊं कि जो हमारे चारों तरफ का गैसीय आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है और इसमें चक्रवात आते हैं, और मैं आपको चक्रवातों के बारे में बता के चला गया, और मैंने ये बताया ही नहीं कि विश्व में कहाँ कहाँ चक्रवात का संकट रहता है, इससे कैसे बचने के प्रावधान होते हैं, तो विश्व भूगोल तो हुआ नहीं, है या नहीं? अगर मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के अंदर एक स्तरित संरचना है जिसमें 3 लेयर होते हैं, ऊपर क्या होता है? परपटी होता है, बीच में क्या होता है? प्रवार, जिसको मेंटल कहते हैं, और क्या होता है? क्रोड यानी कोर होता है। ये मैंने बता दिया, लेकिन विश्व के बारे में तो बताया नहीं, गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो विश्व भूगोल क्या पढ़ाएगा उस पर सवाल उठता है। तो भूगोल के शिक्षकों ने इसको 2 भागों में बांट दिया। इसका नाम रखा भौतिक भूगोल। क्या नाम रखा? भौतिक भूगोल के सिद्धांत। तो ये क्या पढ़ाता है? भूगोल के सिद्धांत कि कितना तापमान होगा, कैसे वाष्पित होगा, वाष्पित से फिर कैसे संघनन होगा, फिर बादल कैसे बनेंगे, बादल में बिजली क्यों कड़कती है, वो सारी चीजें क्यों आती हैं वो बता दिया। कैसे महासागरों में जल बहता है, कैसे वो जलधाराएं बनती हैं, गर्म जलधारा क्या होती है, ठंडी जलधारा क्या होती है, आपस में कैसे मिलती हैं, जल का उद्वेलन कैसे होता है, जल नीचे कैसे जाता है, ये सारे क्या हो गए? सिद्धांत हो गए। इसमें विश्व बताओ ना बताओ कोई मतलब नहीं। लेकिन ये क्या होता है? ये क्षेत्रीय भौगोलिक या भूगोल का अध्ययन, ठीक है। तो 2 विषयों में भूगोल को बांट दिया गया। किस में बांटा गया? एक भौतिक भूगोल और दूसरा क्षेत्रीय भूगोल। अब इनमें अंतर क्या आएगा? भौतिक भूगोल के शिक्षक को क्या चाहिए कि वो सिद्धांत बताए और सिद्धांत के कुछ उदाहरण दे दे, सिद्धांत के कुछ उदाहरण दे दे। और विश्व भूगोल के शिक्षक को क्या चाहिए? विश्व बताए और जहां जो सिद्धांत लग रहा है वो लगा के दिखा दे। तो मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं? विश्व भूगोल, विश्व भूगोल करूंगा, सारी चीजों को देखूंगा। मैं एक क्षेत्रीय अध्ययन करने वाला हूं, सबका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर करूंगा, जहां सिद्धांत आएगा वो लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। जिन लोगों ने, जिन छात्र या छात्राओं ने वो सिद्धांत किए हुए, आपके पास अवसर है उसे चेक कर लीजिए। आपको अगर तब समझ में नहीं आया था अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके वहां पर कोई प्रश्न है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर वो पूछिए। क्लियर? तो अंतर क्या है दोनों विषयों में वो समझना है। और ये विषय में अंतर है, शिक्षकों ने बनाया है। शिक्षकों ने बनाया है कि सिद्धांत को अलग पढ़ा दिया और
विश्व को अलग पढ़ा दिया, लेकिन है दोनों साथ ही साथ। सिद्धांत वाला शिक्षक क्या करेगा, सिद्धांत के साथ उदाहरण देगा, और ये क्या करेगा, ये विश्व में जाकर उन सिद्धांतों को कहां कहां लागू होता है चलाए। मेरा एरिया क्लियर हो गया सभी लोगों को? तो अब हम इससे क्या करने वाले हैं, हम पहले विश्व के स्थल मंडल को समझेंगे। किसको समझेंगे? विश्व का स्थल मंडल। यार इसके बाद ये दुर्गेश मीना, इनको हटा देना। सर बताओ ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी और जनरल ज्योग्राफी अलग अलग हैं क्या? हम तब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी सबको उत्तर मिल गया कि नहीं मिल गया? ये अंग्रेजी में पूछ रहा है इसलिए अंग्रेजी बता रहा हूं, क्योंकि हिंदी वाले को हिंदी भी नहीं आती है। इसको क्या बोलते हैं? जनरल ज्योग्राफी। इसको क्या बोलते हैं? केजीएस में दो अलग अलग शिक्षक ये काम करेंगे, दो अलग अलग शिक्षक ये काम करेंगे। सिद्धांत के लिए आपके दूसरे टीचर हैं और मैं जो हूं विश्व भूगोल के लिए। बट क्या हम दोनों पे इसका वो रहेगा कि नहीं? जब हम सिद्धांत करा रहे हैं हमें विश्व में दिखाना होगा, और जब हम विश्व कर रहे हैं तब हमें सिद्धांत दिखाना होगा। वो हम दोनों का काम है, वो हम कर रहे हैं। ठीक है। पंकज कुमार सर, जनरल ज्योग्राफी क्या है? प्रायवाची। प्रायवाची। भौतिक भूगोल, सामान्य भूगोल, उसके बाद क्या है, प्राकृतिक भूगोल। ये सब सामान्य सब के सब क्या है, प्रायवाची है। ठीक है, डन। फिर से कह रहा हूं, ये सारी चीजें शब्दों का खेल है, जब आपके सामने आएंगे। पहले ही दिन विशारद मत बनिए, पहले दिन चीजों को आने तो दीजिए। छात्र को इस समय क्या होना चाहिए, वो स्पंज होना चाहिए, जिस पे पानी गिरा वो बूंद उसे एब्जॉर्ब कर ले। अगर आप एक ठोस आग्नेय चट्टान बने हुए हैं तो पानी गिरेगा और बह जाएगा, अंदर तक नहीं जाएगा। ठीक है सर, बुक कौन सी लेनी है? ठीक है सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बुक का नाम बता दीजिए। ऑक्सफोर्ड एटलस कैसा रहेगा? कितना पेज लिखवा दिए हैं? ये रोज ही चलेगा। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक लेना चाह रहा था इसलिए पढ़ लिया, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ खास पढ़ने का वो था। तो हम इस पे शुरू कर सकते हैं, विश्व से शुरू करें, विश्व से शुरू करें। तो हमने क्या रखा है यहाँ पर, सॉरी मैंने स्थल मंडल दे दिया था ना। तो स्थल मंडल क्या है, स्थल मंडल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ठीक है, तो पहला थोड़ा सा सिद्धांत बता रहा हूं, उसे विश्व में फिर लगा के दिखाते हैं, क्योंकि मेरा काम है सिद्धांत भी साथ साथ बताऊंगा। जिन लोगों ने सिद्धांत कर लिया उनके पास अच्छा अवसर है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो ये सिद्धांत हो गया हमारे पास। तो सिद्धांत ये है कि पृथ्वी की सतह का बाहरी ठोस चट्टानी भंगुर परत क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। सुबाहरी है, चट्टानी है, ठोस है और भंगुर। भंगुर का मतलब क्या होता है, ब्रिटल नहीं, खुरदरा नहीं होता है। भंगुर का मतलब ब्रिटल होता है, अगर उस पर दबाव डालोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, शब्द है हिंदी में भी, हम पाते हैं कि हिंदी के भी शब्द जो हैं हम उन्हें कई बार क्लियर नहीं होते, इसलिए शब्द आपके लिए डाल दिया। तो चट्टाने हैं, चट्टानों पे अगर जोर लगाया जाए वो टूट जाएंगी कि नहीं टूट जाएंगी? तो खनन ऐसे ही होता है कि नहीं? खनन और उत्खनन आपने सुना है? खनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइनिंग। और उत्खनन को क्या कहते हैं? ये तो दो हो गए, माइनिंग वाले में तो ठीक है। उत्खनन को क्या कहते हैं? क्वेरिंग। क्या कहते हैं? क्वेरिंग। माइनिंग और क्वेरिंग में फर्क क्या है? माइनिंग में आप एक खनिज खोज रहे हैं, खनिज निकालेंगे, और उत्खनन में क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं। सिर्फ पत्थर किस लिए तोड़ रहे हैं? वही पत्थर भवन निर्माण के काम आएगा। सड़क में बजरी लगती है कि नहीं लगती है, तो हम उनको तोड़ रहे हैं। रेत लगती है, रेत बालू ये सब किस में आते हैं, उत्खनन में आते हैं। तो बचपन में कई बार पिताजी
जब गुस्सा होते थे डांट कर कहते थे पढ़ लो लिख लो नहीं तो आगे पत्थर तोड़ोगे, ये बुरा लगता था तब। अब मैं सोचता हूँ पिताजी कितनी दूर की सोचते थे। पिताजी तो मतलब एक औद्योगिक सोच रखते थे कि मैं उत्खनन करूंगा, उत्खनन छोटी चीज थोड़ी है, बड़ी चीज है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह का बाहरी आवरण है, ठोस आवरण है, चट्टानी है, भंगुर है, इसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, जब मैं पृथ्वी के अंदर जाता हूं, जब मैं पृथ्वी के अंदर जाता हूं तो मैं पाता हूं कि सारा का सारा पृथ्वी एक चट्टान नहीं है। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे हम जाते हैं चट्टान मुलायम हो जाती हैं, कुछ तो तरल भी हो जाती हैं। क्यों तरल हो जाती हैं? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। तो ये क्या है? कोर। ये क्या है? मेंटल या भू प्रवार। और ये क्या है? परपटी। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? स्थल मंडल किसकी बात कर रहा है? परपटी। तो भूगोल क्या पड़ता है? भूगोल पड़ता है पृथ्वी की सतह। इसके अंदर का, इसके अंदर का एरिया मेरा नहीं है, ये किसका है? भूगर्भ शास्त्र का। ये किसका हिस्सा है? भूगोल का। क्योंकि हमारी परिभाषा में ही क्या है? सतह आ गई। ठीक है, अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब सैद्धांतिक रूप से चल रहा हूं, सैद्धांतिक रूप से चल रहा हूं। पृथ्वी कहां तक ठोस और चट्टानी है, जब इसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया परपटी भी है, और परपटी के बाद जो ऊपरी मेंटल है ये भी ठोस है। क्या है? तो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी क्या है? ठोस है। इस 100 किलोमीटर की गहराई को क्या कहा गया? स्थल मंडल। डन। तो ये बना लीजिए, फिर मैं लिखवा देता हूं स्थल मंडल क्या है जल्दी से। तो अभी तो हमने स्थल मंडल की परिभाषा की, ये चित्र बनाइए, और ऐसे ही बना लेंगे कि हम इसमें इच्छुक हैं। ये 200 किलोमीटर क्या है? स्थल मंडल। ये परपटी से ज्यादा है, परपटी से ज्यादा है। ठीक है, तो सभी लोग लिखेंगे पृथ्वी का स्थल मंडल, पृथ्वी का स्थल मंडल परपटी एवं पृथ्वी का स्थल मंडल परपटी एवं बाह्य, बाह्य ठोस मेंटल की चट्टानों का योग है। परपटी एवं बाह्य ठोस मेंटल का योग है। ठीक है, तो परपटी बड़ी है या लिथोस्फियर? लिथोस्फियर बड़ा है, क्योंकि उसमें परपटी तो है ही है और कुछ हिस्सा उसका मेंटल का भी है, इसलिए ये बड़ा है। ठीक है, लिखेंगे इसकी औसत गहराई, इसकी औसत गहराई 100, सतह से 100 किलोमीटर नीचे तक है। डन। और स्थलमंडल कहां पर होता है? महाद्वीपों में या महासागरों में? स्थलमंडल कहां पर होता है उसका विस्तार? महाद्वीपों में जहां हम रहते हैं, महासागरों में? महाद्वीपों में। गलत उत्तर। दोनों में। जब हमने कहा पृथ्वी का बाहरी आवरण, तो आपने कहा कि सर अभी तो सचिन सर आपने कहा था मछली से पूछेंगे तो मछली कहेगी बाहरी आवरण वो है। सुनिए, स्थल मंडल बच्चों ये है, क्या है? ये 100 किलोमीटर। समझ में आया? लेकिन क्या समुद्र की तली नहीं होगी? तो समुद्र के नीचे भी स्थल मंडल होगा, होगा कि नहीं होगा? ये भी है। तो ये नहीं कहना है कि जहां महाद्वीप है वहीं पर स्थल मंडल है। पृथ्वी का जो पूरा बाह्य आवरण है वो क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। अगर वो जल आच्छादित है तो वो सागरीय हो गया, अगर वो जल से विमुक्त है, ऊपर को निकला हुआ है, तो वो क्या हो गया? महाद्वीपीय हो गया। वो भी बताने वाला हूं, पहला तो ये क्लियर होना चाहिए सभी छात्रों। आगे लिखेंगे यह महाद्वीपीय व महासागरीय, यह
महाद्वीपीय व महासागरीय। यह है महाद्वीपीय व महासागरीय दोनों क्षेत्रों में होता है। महाद्वीपीय व महासागरीय दोनों क्षेत्रों में होता है। महाद्वीपीय स्थलमंडल, महाद्वीपीय स्थलमंडल की मोटाई अधिक होती है। महाद्वीपीय स्थलमंडल की मोटाई अधिक होती है, जबकि सागरीय स्थलमंडल सापेक्षिक रूप से, महाद्वीपीय स्थलमंडल की मोटाई अधिक होती है, जबकि सागरीय स्थलमंडल सापेक्षिक रूप से पतला, सापेक्षिक रूप से पतला और अति सघन होता है। पतला भी होता है और उसकी सघनता भी ज्यादा होती है। सापेक्षिक रूप से पतला और अति सघन भी होता है। तो अगर मुझसे महाद्वीपीय की बात करेंगे, महाद्वीपीय की मोटाई कितनी होती है? 100 किलोमीटर। और महासागर के नीचे भी है परपटी, लेकिन उसकी मोटाई कितनी होती है? 30 से 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये फिर मैंने कहा औसत वैल्यू है, जगह से जगह पे डिपेंड करेगी, बट मोटे तौर पर कौन सी ज्यादा है? महाद्वीपीय ज्यादा है। ठीक है, यहीं पर अगर आप लिख रहे हैं तो महाद्वीपीय परपटी हल्की सियाल चट्टानों से बनती है। किससे बनती है? सियाल चट्टान हल्की। सियाल क्या होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम। और ये क्या होती हैं? भारी सीमा चट्टानों से बनती। सभी लोग मेरे साथ? अब सियाल और सीमा किसका परिचायक है? उनकी रासायनिक बनावट का। किसका परिचायक है? रासायनिक। सिलिका और एल्यूमिनियम और सिलिका और मैग्नीशियम। लेकिन अगर चट्टान का नाम पता करना हो तो चट्टान का नाम है ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान से बने हैं महाद्वीप? ग्रेनाइट। और महासागर किससे बने हैं? बेसाल्ट से। इनमें कौन सा हल्का होता है? ग्रेनाइट हल्का होगा, क्योंकि जो भी महाद्वीप जिस मसाले से बना है वो क्या है? हल्का है। और महासागर जो है भारी। पहला सिद्धांत सबको क्लियर हो गया? डन। तो ये तो हुआ किस चीज से बने हुए। इसमें हम इच्छुक हैं अभी। अंदर क्या है? ये किसका क्षेत्र है? अभी हम इसमें इच्छुक नहीं है। लेकिन जब आप भौतिक भूगोल पढ़ोगे, सामान्य भूगोल पढ़ोगे, तो आपके शिक्षक इसके अंदर का भी बताएंगे। मेरे लिए इसका कोई अभी उपयोगिता नहीं। मेरे लिए उपयोगिता कब आती है? जब इसमें से ज्वालामुखी फट के सतह पे आ जाएगा। अगर सतह पे आ गया तब मैं उसे देखूंगा, वो भी मैं जब क्लास आएगी तो उसका भी आपको समझा दूंगा कहां पे करना। बट अभी के लिए मोटे तौर पे एक बिगिनर के लिए हम जब बात कर रहे हैं विश्व के भूगोल को समझने के लिए ये। ठीक है, अब हम आ गए, हमारी सतह बन गई है, विश्व की सतह। अब वो सतह बच्चों ऐसी बनी है। कैसी बनी है? इस तरह से बनी। तो सभी लोगों से चाहूंगा कि ये बना लीजिए। और अब हम विश्व के स्थल मंडल में एक शब्द का प्रयोग करेंगे, भू आकृति या स्थल आकृति। ये मान के चल रहा हूं बिगिनर है, इसलिए हर शब्द को पहले परिचित कर रहा हूं। इनको पूरे के पूरे महाद्वीपों पर लगाने वाला हूं। महासागरीय का सर कौन सा चट्टान है? बेसाल्ट। महाद्वीप की डेफिनेशन एक बार फिर से सर, मैंने तो दी ही नहीं। लो, मैंने तो दी ही नहीं। और एक बार फिर से आपके पास रिकॉर्डिंग रहता है बेटा, अगर मिस हो गया हो कर लीजिए।
ठीक है। तो महासागरीय जो है पतला है लेकिन सघन है, बेसाल्ट जो है उसमें भारी चट्टाने हैं, और ग्रेनाइट जो है वो हल्का है। यहां तक क्लियर हो गया? तो स्थल आकृति मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी की चट्टाने तो हो गई, ये तो हमने देख लिया सियाल सीमा से बने हैं, ये क्या है? स्थल मंडल है। ठीक है। अब ये जो स्थल मंडल है बच्चों, इसको कहा जाएगा सागरीय स्थल मंडल। इसको क्या कहा गया? सागरीय। और इसको क्या कहा जाएगा? महाद्वीपीय। आप और मैं किस पे रहते हैं? तो यहां पर मैं खड़ा हूं। महाद्वीपीय स्थल मंडल किससे बना है? अभी बताया, ग्रेनाइट से बना है। महासागरीय किससे बना है? बेसा। वो थ्योरी थी, वो थ्योरी थी। अब आप देखेंगे मैं उसे वर्ल्ड में लगाने वाला हूं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिर्फ लिखते रहना नहीं है। अच्छा हाँ, अभी तो बताया सर ने, ये सारा किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना है। और ये सारा किससे बना है? बेसाल्ट से बना है। एक मोटा एक पतला है। हम यहां तक पहुंचे, हम यहां तक पहुंचे। अब समस्या ये आई, समस्या क्या आई? भूगोल का काम है पृथ्वी की सतह को पढ़ना, तो ये सतह सपाट और समतल नहीं है। सतह क्या है? सपाट और समतल नहीं। तो अब मेरे पास दो प्रश्न हैं कि अगर सतह सपाट और समतल नहीं है तो इसका वर्गीकरण करके बताइए कि सतह कैसी हो सकती है? ऊंची नीची। ऊंची नीची जो उसकी बनावट होगी वो क्या कहलाएगी? स्थल की आकृति। तो आप मुझे ये समझाइए, पहला तो क्या समझाइए सचिन सर, और दूसरा ये समतल क्यों नहीं है, मुझे क्यों भी बताइए। क्या और क्यों, दो चीजें मुझे आपको बतानी कि जो हमारा स्थल है वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। तो हमने इसको पढ़ने के लिए पहले तो इस पानी से बात करना शुरू किया। हमने इस पानी के तल को MSL घोषित कर दिया। क्या कर दिया? MSL का मतलब मीन सी लेवल। ठीक है। ये भूमि यादव था, सभी लोग को समझ में आया? MSL क्या होता है? मीन सी लेवल, औसत समुद्र। इसको क्या कहेंगे? तल। मीन सी लेवल लिखते भी जा रहे हैं। तो मेरा स्थल मंडल इसकी तुलना में देखा जाएगा, इसकी तुलना में ये असमान है। असमान है कि नहीं? तो अगर स्थल मंडल मीन सी लेवल के स्तर पर है या उसके आसपास है तो उसे क्या कहा गया? निम्न भूमि। क्या कहा गया? निम्न भूमि। अंग्रेजी में कहा गया लो लैंड। और यहां पर क्या है? A+B लो लैंड है। इस चित्र को बना लीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा लो लैंड क्या है। A और B को क्या कहा गया? लो लैंड। लो लैंड क्या होता है? MSL के स्तर पर या उसके समीप का स्थल क्या कहलाता है? लो लैंड कहलाता है। डन। और मानक रेखा कौन सी है जहां से गणना हो रही है? मीन सी लेवल। विश्व में बच्चों, विश्व में सारी गहराई मीन सी लेवल से गिनी जाती है। सारी गहराई कहां से गिनी जाती है? जीरो किसे माना जाता है? मीन सी लेवल। और विश्व में सारी ऊंचाई भी मीन सी लेवल से ही गिनी जाती है। जब बात आती है माउंट एवरेस्ट 8858 मीटर ऊंची है, 8850, तो वो किससे इतनी ऊंचाई पर है? मीन सी लेवल। समझ में आया? तो कोई चीज गहरी है, आपने सुना मरियाना गर्त विश्व की सबसे गहरी गर्त है 11.5 किलोमीटर, तो किससे 11.5 किलोमीटर? वो रेखा क्या है? मीन सी लेवल। तो अगर आप मीन सी लेवल के आसपास हो, उसी ऊंचाई के हो, तो आप क्या कहलाओगे? मैदानी क्षेत्र कहलाओगे। या ये गर्त, इसे क्या कहूंगा मैं? बी को मैं यहीं पर अपने डायग्राम में लिख दूंगा, गर्त और मैदान। तो ए और बी क्या है? गर्त और मैदान। तो गर्त और मैदान क्या कहलाते हैं? निम्न भूमि। क्यों? क्योंकि ये महासागर के आसपास। इनको हम बच्चों कहते हैं, सी और डी को हम कहते हैं
उच्च भूमि। उच्च भूमि। सर सी लेवल क्या होता है? सी लेवल क्या होता है? सागर का औसत तल। अब देखिए कुछ लोग इसको भी न्यूक्लियर फिजिक्स बनाएंगे। इसमें पानी दिखाई दे रहा है बच्चों? पानी का जो स्तर होगा वो क्या कहलाएगा? इस पानी का स्तर। तो महासागरों का जो एक स्तर है, जहां तक विश्व के महासागर हैं, उसको क्या मान लिया? मानक जीरो मान लिया, उससे ऊंचा उससे नीचा। ठीक है। अब क्या होगा सर, इसकी परिभाषा हो जाए तो जीवन बहुत अच्छा हो जाए। फिर रद्दी कलेक्टर भाई, सारे के सारे महासागरों का जो औसत स्तर है उसे मीन सी लेवल कहा गया। मीन शब्द का मतलब औसत होता है, मीन सी लेवल ये हो गया। अगर आपको इसमें कुछ जानना है तो ये जानना चाहिए कि विश्व में मीन सी लेवल तेजी से बढ़ रहा है। विश्व में वैश्विक तापन की वजह से जब बर्फ पिघलती है, हिमानी पिघलती है, तो महासागरों में जल बढ़ता है, तो वो क्या हो रहा है? वो बढ़ता जा रहा है। सर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है दिमाग में, क्या करें? मैं हूं, मैंने अभी प्रश्न डाला उसे, अर्श केशरी जी उसे समझना शुरू करिए। तो प्रश्न ये आता है कि महासागरों का स्तर बढ़ रहा है। हमेशा बढ़ता है? नहीं, पृथ्वी पे हिमयुग भी आते हैं। पृथ्वी पर हिमयुग भी आते हैं जहां पर पानी क्या हो जाता है? जमने लगता है। अगर पानी जमेगा तो महासागरों का पानी क्या होगा? नीचे। तो ये जो बात है मीन सी लेवल, ये परिवर्तन होता रहता है, लेकिन ये परिवर्तन कम समयावधि में नहीं होता, 10 साल 20 साल में नहीं होता। इसको क्या समय लगता है? हजारों करोड़ों साल लगते हैं। तो ये क्या हुआ? मीन सी लेवल। सब लोग मेरे साथ, मीन सी लेवल से ऊंचाई और निचाई नापते हैं। ठीक है। केजीएस यूजर, क्या लॉकडाउन लगेगा फिर से? ये तो ब्लॉक हो गया। आप सोचो, ये मतलब ये भी अपने घर में बोल के बैठा है कि मम्मी पापा मैं आईएएस बनूंगा, और मम्मी पापा बेचारे जो हैं नारियल फोड़ रहे हैं मंदिर में कि हमारा लाल, काला, पीला, नीला क्लास में बैठकर ये कर रहा है। निम्न भूमि। हाँ जी, उच्च भूमि लिख ले। उच्च भूमि, इसको क्या कहते हैं? हाईलैंड। उच्च भूमि क्या है? हाईलैंड है। सर एमएसएल बढ़ेगा तो एवरेस्ट की ऊंचाई कम हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी भाई। जब उसी की तुलना में अगर जीरो ही आपका ऊपर उठ गया तो वो कम हो जाएगी। तो गणित है ना। ठीक है, तो लिखेंगे एमएसएल से, एमएसएल से अधिक ऊंचाई वाले सपाट, वाले सपाट एवं चोटीदार, सपाट एवं चोटीदार भूमि उच्च भूमि कहलाती है। सपाट शीर्ष वाली भूमि, सपाट शीर्ष वाली भूमि पठार कहलाती है, और चोट या चोटीदार उच्च भूमि पर्वत कहलाती है। पठार और पर्वत में क्या अंतर है? दोनों के दोनों उच्च भूमि, एक क्या है? सपाट है, और एक क्या है? ठीक है, एक चोटीदार। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये डी जो है पर्वत है, सी क्या है? अब इसको मैं C1 कह रहा हूं, इसको मैं C2 कह रहा हूं। C1 और C2 में क्या अंतर है? मैंने कहा मेरी क्लास में सोचना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखना है, चित्र भी बनाए। C1 और C2 में क्या अंतर है? ऊंचाई। तो ये क्या है? निचला पठार, अधिक ऊंचा पठार। चलेगा? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कितने किलोमीटर ऊंचा? 4 किलोमीटर ऊंचा।
और भारत में मालवा का पठार 400 मीटर ऊंचा है। तो पठार तो और भी हो सकते हैं ना, भारत का मालवा का पठार है और तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार कितना ऊंचा हो गया? 4 किलोमीटर, अगला है 400 मीटर, तो उनकी ऊंचाई के हिसाब से भी हो सकता है। बट अगर आप सतह पर हो, सतह पर हो, तो आप क्या हो, मैदान या गर्त हो सकते हो, और यहां पर क्या हो सकते हो, पठार या पर्वत हो सकते हो। सब लोगों को विश्व के स्थल मंडल की 4 इकाई जो अवस्थाएं हो सकती हैं, ये शब्द समझ में आ गए कि नहीं आ गए? अभी केवल स्थल मंडल की बात कर रहा हूं, बिगिनर हो इसलिए सिद्धांत भी दे रहा हूं, उन्हें अप्लाई भी करने वाला हूं। ठीक है, फिर से कह रहा हूं, लंबी क्लासेस होती हैं, 2 घंटे की। अगर क्लास में बहुत ज्यादा एकाग्रता की आदत नहीं है या इतना सारा करने की आदत नहीं है, तो धीरे धीरे डाल लीजिए। आज अभी किसी भी महाद्वीप पर घुसा नहीं, कल से महाद्वीप पर घुसेंगे, उस पर बहुत सारे काम करना शुरू करेंगे। सबसे कहूंगा कि अच्छे से सोकर आया करें क्लास में, हो सके तो मॉर्निंग में थोड़ी एक्सरसाइज भी करके आए, क्योंकि यहाँ पर दिमाग भी चलेगा, दिमाग चलेगा, सवाल पूछोगे। ये नहीं कि लॉकडाउन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर तो ये भी पूछ सकता है सर मेरा ब्याह हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। सर इंग्लिश में क्या लिखें, परीक्षा किस में दोगे यार? अब पूछने को तुम ये भी पूछ रहे तमिल में क्या लिखें, तो सबका थोड़ी ना दूंगा। अब सोचो पर्वत को कह रहा है कि क्या लिखूं, माउंटेन लिखे मेरे भाई। सर पठार की अंग्रेजी बताओगे तभी मोक्ष मिलेगा, प्लेटू। ठीक है भाई, हिंदी में भी मैं ही पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी में भी मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको अंग्रेजी में परीक्षा देनी है तो अंग्रेजी का बैच ज्वाइन कर लो ना। ये थोड़ी ना कि हिंदी का करोगे तो दिक्कत होगी। सर पठार समझ में नहीं आया, सर कितनी गहरी बात है। उठी हुई सपाट भूमि बिटिया पठार कहलाती है, उठी हुई चोंचीली भूमि पर्वत कहलाती है। मेरा ये सवाल है, कई बार मैं कहता हूं, अगर बच्चों मैंने आपको निबंध लिखवाया होता और आप हाथ खड़ा करके कहो हमको समझ में नहीं आया, तो ठीक है, मैंने तो आपके सामने बना के दिखा दिया। ये तो देखने से ही समझ आ जाएगा कि नहीं देखने से समझ आ जाएगा। अगर आपको डाउट है तो यही चित्र अपने मम्मी पापा को दिखा के बताओ कि इसमें पठार, इसे बता रहे हैं पठार क्या होता है, वो खुद ही बोल देंगे कि ये सर ने लिखवाया भी है कि जो सपाट है, ऊंचा तो है, मीन सी लेवल से ऊंचा है कि नहीं, ये इसकी ऊंचाई है, ऊंचा तो है, लेकिन शीर्ष नहीं है, क्या है, सपाट। ठीक है, सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर इस परीक्षा को पास करना चाहते हो तो लक्ष्य साध लो कि 2 साल में करना है या 3 साल में, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं। 2 साल में या 3 साल में वो लक्ष्य आप निर्धारित कर लो, आप उसी से पास हो सकते हो, वरना नहीं हो सकते। कि मैं तैयारी कर रहा हूं, बात बात में 3-4 साल निकल जाएंगे, आपकी तैयारी खत्म नहीं होगी। पहला काम क्या है, लक्ष्य साधो, क्योंकि उसके हिसाब से आप अपनी गति रखोगे। दूसरा काम कि सर मैं कोचिंग में आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं एकदम बिगिनर हूं। अच्छी बात है, जो पढ़ा रहा हूं वो किसके लिए पढ़ा रहा हूं, बिगिनर के लिए पढ़ा रहा हूं। तो बिगिनर वेलकम, इस चीज पर सही रहो। लेकिन सर बिगिनर हूं सर, आधा घंटा पहले पैदा हुआ हूं, गुलाबी गुलाबी आपके हाथ में हूं, ए भाई मम्मी पापा को बोलो बड़ा करें खिला पिला के यार, गुलाबी गुलाबी का मैं क्या करूंगा, इसका सुसु पोटी साफ करो। सर अब बताओ सर, सर ये पठार नहीं समझ में आया। सबसे ज्यादा जीवन का समय आपने किस में बिताया, शिक्षा में तो बिताया है। आप मुझे एक बात बताइए, आपको लिखवा दिया, आपको दिखा दिया, और आप इसमें कह रहे हो कि समझ नहीं आया, तो वो दूध वाली बोतल लगा दी जाए, है कि नहीं? और जब दूध वाली बोतल के दिन हैं तो क्यों टॉर्चर कर रहे हो आईएएस बनने का? बड़े हो जाओ यार, क्या दिक्कत है? सर NC1C2 पत्थर का नाम बताना, क्या लिखा, निचला पठार, अधिक ऊंचा पठार। सवाल देखा कितना गहरा है। तो इनके जगह नाम एक बार बता दो, और मुझे पता है सर इसी नोट से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी सोच रहा है मासूम बच्चा। एग्जैक्टली ऐसे ही बनाएगा यूपीएससी, पहले सचिन सर की क्लास अटेंड करेगा, फिर बनाएगा, फिर लिखेगा A1 B1 C1 और यही पूछ लेंगे। ठीक है सर, IIT वाले एग्जाम में भी बैठते हैं, तुम तो बोतल लेकर बैठे होगे, और जैसी बोतल हटा दी तो तुम वै 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 वै, बनना आईएएस है। सर 28 वाले करंट अफेयर्स कब से करें, आज से कर लो, बोतल हटाओ, अखबार पढ़ो। सर मीन सी लेवल कहां से स्टार्ट होता है, मीन सी लेवल कहां से स्टार्ट होता है? जहां सागर से नदी मिलती है, जहां मोहब्बत शुरू होती बेटा, यहां से स्टार्ट होता है मीन सी लेवल।
इतना गहरा सवाल पूछ रहे हैं। मतलब ये मैं मानता हूं अपने बहुत से लोगों ने सागर नहीं देखा होगा, सागर का किनारा नहीं देखा होगा, नदी तो देखी है, झील तो देखी है, तालाब तो देखा है, उसकी एक तल होता है कि निस्तर होता है कि नहीं होता है। आप यूं समझिए एक बहुत बड़ा तालाब है दुनिया का, उसमें जो जल है वो है, उसको हम मीन सी लेवल कहते हैं। और उसका निर्धारण दूध पीते बच्चे नहीं करते। इंडिया हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी और वर्ल्ड की हाइड्रोग्राफिक एजेंसी एक क्षेत्र के पानी को ये मानक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं, तब जाकर होता है। ठीक है सर, एनएम नॉटिकल मीटर क्या है? प्रिया कुमारी, अभी तो इसको समझ नहीं आ रहा था, अभी नॉटिकल मीटर कह रही है। पहली बात तो नॉटिकल मीटर कुछ नहीं होता, समुद्र की दूरी क्या होती है? नॉटिकल माइल। अब होता क्या है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये बच्चे जो पास नहीं होते रटे हुए होते हैं, पिछले भी रटे हुए हैं। जब पिछली बार किसी शिक्षक ने समुद्र की बात की थी, उसके बाद टर से मेंढक को बताया था कि इसके बाद नॉटिकल माइल आता है, तो अब ये बोल रहा है कि आप भी बताइए अब नॉटिकल माइल क्या होता है। बेटा मैं तो वो खेल खेल ही नहीं रहा, टीली लीली। पिछली बार बताया कि महासागर होते हैं, महासागर 12 नॉटिकल माइल तक हमारी सीमा होती है, 12 के बाद 24 ही होता है, 200। वो वाला तो फिल्म ही नहीं चल रही एकदम। सर नॉटिकल मीटर बता दो, जो बता रहे उसे ले लो यार। हैं दूध पीते बच्चे, लेकिन क्या चाहिए? ग्रैंड एंट्री भी चाहिए लाल गाड़ी में। सोचो, दरवाजा खुला, डीएम बोतल लेकर निकला, और फिर जो है तहसीलदार और पटवारी जो है पोटी सुसु साफ कर रहे हैं सर के। बढ़िया है यार। डन, ये हो गया। ये तो क्या हुआ, ये तो क्या हुआ। अब हमारा काम क्या होगा, हम जब कल उत्तर अमेरिका में घुसेंगे, तो हमें उत्तर अमेरिका में, जैसे किसी छात्र या छात्र ने पूछा सर इनको उदाहरण दे दो, मेरा काम ही ये है, मैं पूरे उत्तर अमेरिका के पर्वतों और पठारों को छान लूंगा कल। वो सारा हम काम करने वाले हैं, उच्च भूमि निम्न भूमि सब देखने वाला हूं मैं, उनमें जुड़े सिद्धांत भी देने वाला हूं, सारी चीजें होंगी। बट अभी पहला काम क्या है, ये शब्दावली तो आपके पास आ जाए। स्थल आकृति शब्द आ गया तो आप घबराए हुए। स्थल का जो आकार बना हुआ उसे स्थल आकृति कहते हैं, उठे हुए हिस्से को उच्च भूमि, और सागर के स्तर पे निम्न भूमि। निम्न भूमि में कुछ धसान के क्षेत्र भी हो सकते हैं, सिर्फ धसान का क्षेत्र नहीं समझ में आया, अरे भाई ये नीचा क्षेत्र है, इसमें वर्षा होगी पानी भर जाएगा। तालाब और झील ऐसे ही बनती हैं। तालाब और झील क्या होते हैं? ऐसे धंसे हुए कटोरे नुमा क्षेत्र होते हैं पृथ्वी के, जहां से जल का प्रवाह होता है तो वहां एकत्रित होने लगता है, बस इतनी सी बात है। डन। अब सवाल था क्यों, तो ये समान क्यों नहीं है पृथ्वी, समान क्यों नहीं, समान क्यों नहीं? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, हम लोग खड़े होके सोते हैं लेट के सोते हैं? खड़े होके सोते हैं, कोई कह रहा है खड़े होके सोते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं भी क्लास में सब लोगों का मेरी तरफ ध्यान आकर्षित हो, मैंने भी बोतल रखी हुई है तो सब मैं ऐसा बोलूं, अरे खड़े होके कौन बोला कौन बोला कौन बोला। ठीक है, कुछ लोग, मैं कहा अरे आईएएस बन के ध्यान आकर्षित करो ना यार, अगर बनना ही है तो आईएएस बन के ध्यान आकर्षित, चंपक बन के क्या आकर्षित करो, चंपक तो बहुत घूम रहे हैं। हम लेट के क्यों सोते हैं? लेट के इसलिए सोते हैं कि हम जब भूमि की सतह के संपर्क में आ रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा संतुलित अवस्था है। बल्कि खड़े होने के लिए हमें अपनी ऊर्जा लगानी पड़ती है, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो आप खड़े खड़े गिर जाइएगा, नाक टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी? वो कहां से बल आया? क्योंकि आपके पास ऊंचाई थी, गिर गए। तो हम क्या रहते हैं, हम संतुलन में रहते हैं। तो हर चीज पृथ्वी पर संतुलन में, किस में है? संतुलन में है। ये है मीन सी लेवल, ये मीन सी लेवल, और ये क्या है? पृथ्वी की सतह। आदर्श रूप से सतह ये होनी चाहिए थी, लेकिन दिक्कत यह है कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण अभी भी बहुत ज्यादा ऊर्जा है और असंतुलित है। क्या है? असंतुलित है। तो असंतुलित है, तो अब यहां पर क्या चल रहा है? यहां कुछ गड़बड़ है। आप सुबह सुबह आ रहे थे क्लास के लिए जल्दी जल्दी, और आपने कहा रात का खाना जो है थोड़ा सा खा लेता हूँ, क्लास लंबी रहेगी, थोड़ी एनर्जी रहेगी। वो खाना रात को खराब हो गया था, बैक्टीरिया, अब वो आपके पेट में है।
आप क्लास में आ तो गए लेकिन अब वो गुड़गुड़ा रहा है, तो आप क्लास में कितनी देर बैठ जाओगे? मुश्किल है कि नहीं? और अगर आपने चुना नहीं मैं तो बैठूंगा ही बैठूंगा, तो पड़ोसी कितनी देर बैठ पाएगा? वो भी दिक्कत है कि नहीं? तो अभी यही गुड़गुड़ाने वाली स्थिति किसकी चल रही है? पृथ्वी की चल रही। तो क्या कर रही है? वो पृथ्वी की सतह पे बल लगा रही, बल लगा रही। अगर अंदर से सब शांत हो जाए, ठोस हो जाए, तो ठीक है। ये मंगल ग्रह पे हो चुका है, मंगल ग्रह अंदर से शांत और ठोस हो चुका है। पृथ्वी अभी नहीं हुई, प्रक्रिया चल रही। वो भी प्रक्रिया बता दूंगा, कभी समय मिला तो उस पर भी बात करूंगा। तो ये जो है पृथ्वी के गर्भ से जो बल आ रहे हैं, ये क्या है? आंत्र जनित बल। क्या है ये? आंत्र जनित बलों की वजह से पृथ्वी की सतह पे प्रहार हो रहा है। ये फिर चाहे ज्वालामुखी के रूप में हो, ज्वालामुखी के रूप में हो या भूकंप के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो उस वजह से क्या हुआ? इसका क्षेत्र का क्या हो गया? उत्थान हो गया। तो सभी लोग उच्च भूमि कैसे बनी? आंतरिक बलों से अंदर कोई समस्या थी इसलिए उत्थान हो गया। सतह जो है सपाट नहीं रह पाई इसलिए हो गया। लेकिन उत्थान होते ही एक प्रॉब्लम हो गई, संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति को क्या चाहिए? संतुलन। कुछ भी होगा प्रकृति को संतुलन। अगर आपने कहा मैं खड़ा हूं, खड़े हो जाओ, 1 घंटे 2 घंटे 20 घंटे 40 घंटे 72 घंटे थक के गिरोगे कि नहीं गिरोगे? तो प्रकृति ने कहा सुनो भाई, अब उठ तो गए हो, दिक्कत यह है क्योंकि सागर तल से ऊपर आ गए हो, तो अब तुम्हारे पास क्या आ गई है? स्थैतिक ऊर्जा आ गई। क्या आ गई है? पोटेंशियल एनर्जी। अब तो तुम्हें नीचे जाना पड़ेगा, है ना? जैसे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कहती है कूड़े के ढेर पे जाके मेरा मंत्री बोलता है तुम्हें तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर वो चला जाता है। तो प्रकृति ऐसे नहीं है, प्रकृति मुख्यमंत्री नहीं है। प्रकृति ने कहा जाना पड़ेगा के लिए मैं बड़े बड़े राक्षस भेज रही हूं, और वो राक्षस क्या कहलाते हैं? बाह्य जनित बल। बड़ा राक्षस है जल। ये अपने टकराव से उस चट्टान को मारेगा या फिर रगड़ के घिसेगा, नदियां इसमें घाटियां बनाएंगी। यहीं पर मारेगा पवन। पवन में क्या होता है? रेत से, बालू से भरी पवन उसे रेगमाल की तरह घिसते हुए इसको नीचे लेकर आएगी। यहीं पर क्या आएंगे? बर्फ। बर्फ को क्या कहते हैं? हिमोड़ या हिम जो है वो भी घिस रहे हैं। और क्या घिस रहा है? ये जो हमारे पास सागरीय लहर है, सागर के तल पे तो सागर की लहर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सागर की लहर भी कर रही। तो इनका क्या उद्देश्य है? सपाट करो। इनका उद्देश्य क्या है? सपाट करो। और सपाट को असपाट कौन करता है? आंतरिक बल। ये दोनों बल आपस में लगे हुए हैं, ये दोनों बल आपस में लगे हुए। तो उत्थान में कितना समय लगता है? अगर अचानक हो गया ज्वालामुखी तो अचानक भी फट सकता है, वरना धीरे धीरे भी उत्थान होता है। लेकिन ये जो बाह्य जनक कारक हैं ये निरंतर रूप से चलते हैं, कई हजारों करोड़ों सालों में जाकर ये किसी पहाड़ को काटेंगे। काटेंगे कि नहीं काटेंगे? अब 2026 में आपकी और मेरी मुलाकात हो गई, हमने जाकर पृथ्वी की सतह की फोटो खींच ली। अब पृथ्वी की सतह की फोटो क्या है? एक ऐसी दशा है जिसमें कुछ बाह्य जनित बल भी लगे हैं, कुछ अंतर्जनित भी बल लगे हुए हैं। अब हिमालय पर अंतर्जनित बल अभी भी काम कर रहे हैं, तो हिमालय क्या होते जा रहे हैं? उठते जा रहे हैं। तो हिमालय के केस में कौन ज्यादा प्रभावी है? आंतरजनित। अभी बाह्य जनित वालों ने काम नहीं किया। लेकिन भारत में एक और पर्वत है जिनका नाम है अरावली। अरावली पे कौन ज्यादा प्रभावी है? बाह्य जनित। तो इसलिए अरावली क्या हो गया है? घिस गया है। और हिमालय क्या हो रहा है? उठ रहा है। आप किसी भी स्टेज पे फोटो ले लीजिए। अब आप लोगों के पास आपकी फोटो होंगी, जब आप 5 साल के थे तब भी है, 15 साल के थे तब भी है, आज की भी है, अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? तो एक समय की स्थलाकृति क्या होती है? उस समय का चित्र होता है पृथ्वी की सतह का, जिस पर दोनों चीजें काम कर रही हैं, आंतर्जनित और
बाह्य जनित। आंत जनित क्या करता है, उसको कहते हैं प्राथमिक बल। समस्या की जड़ ही कौन है, आंत्र जनित। अगर ट्रंप का पेट खराब नहीं होता तो क्या ये इजराइल शुरू होता। अब इजराइल क्या कह रहा है, शुरू तुमने किया है, खत्म हम करेंगे। वो क्या है, बाह्य जनित। तुमने शुरू किया, अब तो मेरे पास जब तक मिसाइल है मैं मारूंगा ही मारूंगा। तो वो सारी बातें चल रही, सभी लोगों को समझ में आ गया। तो हमारी पृथ्वी की जो स्थलाकृति है वो समान नहीं है। उसकी ऊंचाई और गहराई किस स्तर से नापी जाती है, मीन सी लेवल से नापी जाती है। उनको दो वर्गों में बांटा, उच्च भूमि और निम्न भूमि भूमि। और ये किस वजह से असमान है, क्योंकि दो बल चल रहे हैं। इन बलों के बारे में, इन बलों का वर्गीकरण आपको कहां पढ़ाया जाता है, जनरल ज्योग्राफी में। बट मुझे ये चाहिए था कि आज मैं स्थलमंडल के बारे में आपको बताऊं, विषय के बारे में बताऊं। जो छात्र लेट से जुड़े हैं तो क्लास के प्रारंभ में स्टडी मटेरियल क्या होना है, किस तरह से होना है और नोट्स कैसे बनने हैं, प्लीज उसको देखिएगा, वो कर लीजिएगा। कोई कह रहा है कि एटलस का अपलोड करवा दीजिए, फिर से कह रहा हूँ एटलस वर्कबुक है, आपने शायद क्लास ली नहीं, इस पे काम करना है। तो सभी लोगों से अनुरोध है, कल की क्लास में एटलस के साथ एक छोटा सा ये मार्कर भी ले आएंगे, मार्कर हाइलाइटर। कोई भी मार्कर हाइलाइटर लेकर आइए। अगर आप पेंसिल से लिखते हैं तो बहुत ज्यादा फिर वो एटलस में पढ़ने में दिक्कत होता है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम हाईलाइट कर देंगे, अगर कुछ उसमें साइड में लिखना होगा तो वो लिखने की भी बात कर देंगे। हो जाएगा। कल क्लास का समय 9 बजे रखेंगे, मैं 9 बजे सही टाइम पे आ जाता हूँ। क्लासेस रेगुलर होती रहेंगी, क्लासेस को मिस मत करिए। मेरी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती हैं, मंडे टू फ्राइडे में क्लास लेता हूं। हो सकता है कि सैटरडे को आपके लिए कुछ टेस्ट ले आया करूं। इस सप्ताह में अगर ला पाया तो ठीक है, नहीं तो अगले सप्ताह से भूगोल का आ जाएगा। तो ये आपके पास है। डन। कल से कहां पर घुस जाएंगे, महाद्वीप पर घुस जाएंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आपको समय दिया जाता है, उस समय वो प्रश्न पूछिए। क्लास से जुड़े प्रश्न पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए, कल मिलते हैं। जय हिंद।